इस साल 2023 में मैंने काफ़ी सारे ब्लॉग्स पे काम किया, काफ़ी सारे यूट्यूब पे वीडियोस भी बनाया ब्लॉग्स से रिलेटेड, और अपने खुद के ब्लॉग्स भी स्टार्ट किए हैं। कुछ ब्लॉग्स की परफॉर्मेंस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मेरा गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट है, मेरा ही है। एक बार पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ। कोई एडिटिंग वगैरह इस मॉड्यूल में नहीं करूंगा। सो यहाँ पर सबसे पहले दिखाता हूँ, ये मेरा अकाउंट है, मेरा फोटो वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। अभी लास्ट 28 डेज में 20,600 का टोटल इंप्रेशन गया है और तकरीबन 3,2500 क्लिक्स आए हैं। आप यहाँ चार्ट पे भी देख सकते हो नंबर ऑफ क्लिक्स वगैरह पर डे कितने आ रहे हैं। लास्ट 3 मंथ्स की अगर हम परफॉर्मेंस चेक करें, ऑलमोस्ट 9,000 क्लिक्स हैं और तकरीबन 42,000 के आसपास इंप्रेशन गया। ये सिर्फ एक ब्लॉग का है। इसी तरह से अगर मैं आपको दूसरे ब्लॉग की परफॉर्मेंस दिखाऊं तो यहां पर आप देख सकते हो लास्ट 3 मंथ्स में तकरीबन 6,500 क्लिक्स हैं और ऑलमोस्ट 1.5 लाख से भी ज़्यादा का इंप्रेशन गया है। एक और ब्लॉग की परफॉर्मेंस आपको दिखा देता हूं, जैसे ये वाला है। तो इस पर भी लास्ट 3 मंथ्स में तकरीबन 5,600 क्लिक्स गए हैं और तकरीबन 23,000 के आसपास का इंप्रेशन है। परफॉर्मेंस अच्छी खासी है। इतना ही नहीं, काफ़ी सारे और भी ब्लॉग्स हैं जिस पर मेरी टीम काम करती है, मैं पर्सनली काम करता हूं और अच्छा खासा ट्रैफिक भी आ रहा है। बात करें अगर अर्निंग की, तो रिसेंटली गूगल ने हमें पेमेंट भी सेंड किया हुआ है। अभी लास्ट मंथ 1 से 31 अगस्त तक की इनकम थी $3,316। उससे पहले जुलाई में $3,000 के अराउंड इनकम हुई थी और अभी इस मंथ सितंबर में $2,763 की अर्निंग हो चुकी है। ये पेमेंट $3,316 आज ही मुझे आई है। अगर मैं आपको कंफर्मेशन मेल भी दिखा दूं गूगल का, तो यहां पर आप देख सकते हो गूगल पेमेंट की तरफ से 5 घंटे पहले मुझे मेल आया हुआ है, चेक योर रीसेंट पेमेंट। एक बार इस पेज को भी रिफ्रेश कर देता हूं, कोई भी चीज एडिटेड आपको ना लगे, सब कुछ जेन्युइन है। तो यहां पर आप देख सकते हो रिसेंट पेमेंट हमारी आ चुकी है और ये गूगल एडसेंस की तरफ से है। तो जो तरीके मैं आपको बताता हूं ब्लॉगिंग के, उसको इंप्लीमेंट जरूर किया कीजिए। आपको सिर्फ मोटिवेट नहीं होना है, मैं आपको सारी चीजें जेन्युइन समझाता हूं, आपको इंप्लीमेंट करना है, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आप ब्लॉगिंग सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखें, थोड़ा टाइम निकालें। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आना हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा प्यार दें और लाइक तभी कीजिएगा जब ये वीडियो आपके काम का हो। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे वीडियोस पहले से देखते आ रहे हो तो एक चीज़ आपने ज़रूर नोटिस की होगी, मैं चीज़ों को डिटेल में समझाता हूं। मेरे वीडियोस बड़े होते हैं क्योंकि हर एक चीज़ मैं कवर अप करता हूं, अधूरा नॉलेज आपको नहीं देता। आज के भी इस वीडियो में डिटेल में सारी चीज़ें सिखाऊंगा कि आप कैसे वर्डप्रेस पे अपना ब्लॉग सेटअप कर सकते हो। मैंने पूरा प्लान आपके लिए रेडी किया है। सबसे पहले हम समझेंगे कीवर्ड क्या होता है, फोकस कीवर्ड क्या होता है और ट्रैफिक क्या होता है। ये 3 ऐसे टर्म्स हैं जो ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम फ्री कीवर्ड रिसर्च मेथड का यूज करेंगे। आप फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे अच्छे कीवर्ड्स को रिसर्च कर सकते हो जिसके बेसिस पे आप आर्टिकल्स लिखोगे और आपके आर्टिकल इजीली रैंक होंगे। देन आफ्टर चैट जीपीटी की हेल्प से हम कंटेंट राइटिंग टिप्स लेंगे। मैं जानता हूं आपको लिखना नहीं आता होगा, आप इतने एक्सपर्ट नहीं हो, फिर भी आप प्रोफेशनली किस तरह से अपने ब्लॉग पोस्ट को राइट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, वो सारी चीजें मैं आपको आज के इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। देन आफ्टर हम अपने ब्लॉग को सेटअप करना सीखेंगे, डोमेन रिसर्च करना सीखेंगे। ये डोमेन नेम क्या होता है, कैसे अच्छा डोमेन नेम आप रिसर्च कर सकते हो अपने ब्लॉग के लिए, वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। डोमेन और होस्टिंग को सेटअप करना सीखेंगे। बिना इसके आप ना तो वेबसाइट को इंटरनेट पे लाइव कर सकते हो, ना ही किसी ब्लॉग को। तो डोमेन और होस्टिंग 2 बेहद इंपॉर्टेंट मॉड्यूल हैं। वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना सीखेंगे। वर्डप्रेस काफी पॉपुलर सॉफ्टवेयर जिसकी हेल्प से आप वेबसाइट्स भी बना सकते हो, आप ब्लॉग भी बना सकते हो, वो भी बिना कोडिंग नॉलेज के। आपको एक लाइन ऑफ कोड भी लिखना नहीं पड़ेगा और आपका ब्लॉग इंटरनेट पे लाइव चलेगा। दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी यूजर उसे एक्सेस कर पाएगा। तो वर्डप्रेस का यूज करके आप ब्लॉग सेटअप करना सीखोगे। थीम और प्लगइन को इंस्टॉल करना सीखेंगे। थीम क्या है, प्लगइन क्या है, ये आगे हम डिटेल में समझेंगे। एलिमेंटर प्रो एक प्रीमियम प्लगइन है जिसकी एक्चुअल कॉस्ट $59 है। ये प्लगइन मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा। कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा उसका सारा प्रोसेस मैंने वीडियो में आगे बताया हुआ है, तो आपको प्रॉपर तरीके से वीडियो को बिना स्किप किए देखना है। पब्लिशिंग दी पोस्ट, आप अपने पोस्ट को कैसे पब्लिश करोगे, मतलब पोस्ट आपकी इंटरनेट पे कैसे लाइव होगी, वो मैं आपको सिखाऊंगा। कॉपीराइट फ्री इमेजेस आप कैसे डिजाइन कर पाओगे अपने ब्लॉग के लिए। किसी भी तरह की इमेज आप डिजाइन कर सकते हो। आपको ना तो फोटोशॉप की जरूरत है, ना किसी तरह के ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल की जरूरत है। कोई भी बंदा है जो बिल्कुल बिगिनर है ना, वो भी अपना ब्लॉग सेटअप कर सकता है और इमेजेस को डिजाइन कर सकता है 100% कॉपीराइट फ्री इमेजेस। वो सारे तरीके मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। अपने होम पेज को सेटअप करेंगे। जो हमारा डोमेन नेम रहेगा, जो हमारा ब्लॉग रहेगा, उसके ऊपर आपका होम पेज कैसे रेडी होता है ताकि
कोई भी यूजर अगर आपके ब्लॉग पे विजिट करता है तो आप अपने हिसाब से होम पेज को दिखा सकते हो। होम पेज की डिजाइनिंग करना सीखेंगे, मेन्यूज क्रिएट करेंगे, लोगो पुट करना सीखेंगे ताकि आपका हेडर प्रॉपर तरीके से सेटअप हो सके। देन आफ्टर हम ब्लॉग को ऑप्टिमाइज भी करेंगे। मैं सिर्फ आपको यही नहीं बताऊंगा कि आपने पोस्ट लिख लिया और पोस्ट पब्लिश कर दिया, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो यह है कि आपका वो पोस्ट गूगल पे रैंक करना चाहिए। आप अपने ब्लॉग को कैसे ऑप्टिमाइज करोगे, हेडिंग स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए किसी भी ब्लॉग पोस्ट का, अपनी पोस्ट में इमेजेस को कैसे इंसर्ट करते हैं, इमेजेस में ऑल्ट टेक्स्ट कैसे लगाते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा। इंटरनल लिंक्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल लिंक्स क्या होते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, इनका क्या फायदा है, वो सारी चीजें आप सीखने वाले हो। एट लास्ट हम ऑन पेज एसईओ करना सीखेंगे। एसईओ बेहद इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, या आप यूं कह लो बेहद इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसके बिना आपका ब्लॉग पोस्ट कभी भी रैंक नहीं कर सकता। सो एसईओ में जो भी जरूरी चीजें हैं वो सब कुछ मैं आपको आज के इस वीडियो में सिखाऊंगा। तो ये हमारे सामने पूरा का पूरा प्लान रेडी है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। ये कीवर्ड, फोकस कीवर्ड और ट्रैफिक क्या होता है। कभी भी आप गूगल पे जाते हो, आपको कोई भी चीज सर्च करनी होती है। मान लीजिए आपको एक लैपटॉप खरीदना है और आपका बजट है 50,000 रुपए, तो आप यहां पे क्या टाइप करते हो? लैपटॉप्स अंडर 50,000, ऐसे ही कुछ टाइप करते हो ना। जैसे आप एंटर पुश करते हो तो गूगल इसके बेसिस पे आपको काफी सारी वेबसाइट्स निकाल करके देता है। आप किसी भी एक वेबसाइट पे क्लिक करते हो, वहां पे जाके लैपटॉप्स की सारी इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, लैपटॉप का प्राइस, ब्रांड, जितनी भी सारी चीजें होती हैं वो सब कुछ आपको देखने को मिलती हैं। ये गूगल के सर्च बॉक्स में आपने जो टेक्स्ट लिखा है ना, इसे हम कीवर्ड कहते हैं। इसका सबसे बड़ा रोल है किसी भी वेबसाइट या किसी भी ब्लॉग को गूगल पे रैंक करवाने में। यही वो कीवर्ड है जो आपके ब्लॉग को रैंक करवाता है। अब ऐसे कोई भी कीवर्ड तो खैर रैंक हो नहीं जाता है, तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि आप सही कीवर्ड कैसे चूज करोगे, बट यही वो कीवर्ड कहलाता है। ठीक नाउ, हो सकता है आपको कोई और चीज सर्च करनी हो, जैसे कि बेस्ट एसयूवी कार अंडर 20 लाख, है ना। मान लीजिए आपने ये टाइप कर दिया, तो ये भी एक कीवर्ड है। अब जब आपने ये टर्म टाइप किया है यहाँ पे, तो गूगल उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स दिखाता है। यहाँ पे वेबसाइट आ गई कारवाले.com, कार से रिलेटेड है, कार से रिलेटेड काफी सारे रिजल्ट्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये बेसिकली कीवर्ड कहलाता है। अब समझते हैं कि फोकस कीवर्ड क्या होता है। कीवर्ड तो हमने समझ लिया, अब फोकस कीवर्ड क्या है। फोकस कीवर्ड का मतलब टारगेटेड कीवर्ड। जैसे कि आप मान लो एक पोस्ट लिखते हो, मान लेते हैं चलो कार के बारे में आपने एक पोस्ट लिखी है कि आपने 8-10 एसयूवी कार जो 20 लाख के अंदर आती हैं उसकी पूरी एक लिस्टिंग बनाई है अपने ब्लॉग पोस्ट में। ठीक है, तो अब आप उस ब्लॉग पोस्ट को किस कीवर्ड के लिए रैंक करवाना चाहते हो? क्या आप उस ब्लॉग पोस्ट को इस कीवर्ड के लिए रैंक करवाना चाहते हो? बेस्ट एसयूवी कार्स, क्या ये वो कीवर्ड है जिसके लिए आप रैंक करवाना चाहते हो? या वो कीवर्ड ये है एसयूवी कार्स अंडर 20 लैक्स, सॉरी 20 लैक्स ये होगा, है ना। एसयूवी कार्स अंडर 20 लैक्स, क्या ये वो एग्जैक्ट कीवर्ड है जिसके लिए आपको अपने ब्लॉग पोस्ट को रैंक करवाना है? तो ये जो कीवर्ड होता है ना, मतलब जिस कीवर्ड के लिए आप अपने ब्लॉग पोस्ट को रैंक करवाना चाहते हो, उसे हम फोकस कीवर्ड कहते हैं। अगर ये वो पर्टिकुलर कीवर्ड है जिसके लिए आपको रैंक करवाना है, तो आपका फोकस कीवर्ड यही होगा, एग्जैक्ट एसयूवी कार्स अंडर 20 लैक्स। अगर ये वाला फोकस कीवर्ड है बेस्ट एसयूवी कार्स, तो यही एग्जैक्ट कीवर्ड रहेगा जिसके लिए आप अपने ब्लॉग पोस्ट को ऑप्टिमाइज करोगे ताकि वो इस पर्टिकुलर फोकस कीवर्ड के लिए रैंक कर सके। तो फोकस कीवर्ड बेसिकली 1, 2, 4, 10 हो सकते हैं जिसके लिए आप अपने ब्लॉग पोस्ट को रैंक करवाना चाहते हो। तो ये सारे फोकस कीवर्ड हम आगे सेट करना भी सीखेंगे। हम कैसे सेट करेंगे भाई कि ये वाला वो फोकस कीवर्ड है जिसके लिए गूगल हमारे ब्लॉग पोस्ट को टॉप पे दिखाए, तो वो सारी चीजें मैं आपको आगे सिखाऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रैफिक। अब ये ट्रैफिक क्या चीज होती है इसको भी समझते हैं। जैसे मान लो ये वेबसाइट है cardekho.com, इसे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक बार मैं इसका स्टैट्स चेक करूं। अभी आप देख रहे हो इंडिया में 146 रैंक है। इसका हर महीने का जो विजिट आता है ना, मंथली विजिट, देखो 30 मिलियन है, यहाँ पे 27 मिलियन है, 29 मिलियन है, मतलब करोड़ों में विजिट्स आते हैं। इसे हम ट्रैफिक भी कह सकते हैं सिंपल सी भाषा में। पूरा ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। ट्रैफिक का सिंपल तरीके से मतलब समझो, कितने लोग आपके ब्लॉग पे, आपकी वेबसाइट पे हर महीने विजिट करते हैं, उसे हम ट्रैफिक कह सकते हैं, सीधी सी बात है। बाकी और डिटेल में जाओगे तो थोड़ा बहुत इसका विजिट्स में, ट्रैफिक में डिफरेंस होता है, लेकिन उतना आपको समझने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ फोकस करना है कि कितने नंबर ऑफ विजिट्स हर महीने हमारे ब्लॉग पे आ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रैफिक। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। कीवर्ड आपको समझ में आ गया, फोकस कीवर्ड समझ में आ गया और ट्रैफिक समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, फ्री कीवर्ड रिसर्च मेथड। अब हमें कैसे मालूम चलेगा कि ऐसा कौन सा कीवर्ड है जो यूजर गूगल पे टाइप करता है? हम अपने दिमाग से तो ज्यादा नहीं सोच सकते ना, 2-4 कीवर्ड आइडियाज हम निकाल सकते हैं। जैसे मुझे समझ में आया बेस्ट एसयूवी कार लोग सर्च करते होंगे, तो चलो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। या फिर
बेस्ट एसयूवी कार अंडर 20 लाख, ये लोग सर्च कर सकते होंगे। अब इसके अलावा और कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो लोग गूगल पे सर्च करते हैं, तो उसके लिए हम कीवर्ड रिसर्च टूल का यूज करेंगे। अब वैसे तो मार्केट में काफी सारे पेड टूल्स भी अवेलेबल हैं, फ्री टूल्स भी अवेलेबल हैं। जब आप ब्लॉग स्टार्ट करोगे, मैं जानता हूं आपका बजट टाइट है, आपके पास उतने पैसे नहीं है कि आप पेड टूल यूज कर सको, तो हम यहां पे फ्री टूल यूज करेंगे। इसके लिए आपको सिंपली वेबसाइट ओपन करनी है ahrefs.com/की जनरेटर। ठीक है, ये फ्री कीवर्ड जनरेटर टूल है। स्टार्टिंग के डेज में जब आप ब्लॉग स्टार्ट करने जा रहे हो तो आप इस टूल को जरूर यूज करके देखना। अब यहां पर आप कोई भी एक कीवर्ड टाइप करो। मान लेते हैं आप अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हो, एक माइक्रोनिश ब्लॉग है, आप रेफ्रिजरेटर्स के ऊपर पूरा एक ब्लॉग सेटअप करने वाले हो, तो यहां पे आप क्या टाइप कर सकते हो, REFRIDGERATOR। पता नहीं रेफ्रिजरेटर स्पेलिंग यही होती है क्या, एक बार कॉपी कर रहे हैं, गूगल पे चेक कर लेते हैं। कई बार अगर आपको डाउट होता है ना कि रेफ्रिजरेटर किसी भी चीज की स्पेलिंग सही है गलत, तो आप गूगल में टाइप कर दो, वो अपने आप सही स्पेलिंग दिखाएगा। ये होती है REFRIGERATOR। तो इस स्पेलिंग को मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, ओके, और यहां पर हम टाइप करते हैं ऐसा कुछ, बेस्ट रेफ्रिजरेटर। ठीक है, बस मैंने इतना टाइप कर दिया। अब यहां पे यूनाइटेड स्टेट सिलेक्टेड है। मैं चेक करना चाहता हूं कि ये जो पर्टिकुलर कीवर्ड है इंडिया में कितनी बार सर्च किया जाता है। तो यहां पे लोकेशन में सर्च करूंगा, INDIA इंडिया, ये आ गया इंडिया। फाइंड कीवर्ड्स पे आपको क्लिक कर देना है, वेरीफाई करो दैट यू आर अ ह्यूमन। अब देखो यहां पर हमने एक कीवर्ड टाइप किया था सिर्फ बेस्ट रेफ्रिजरेटर, लेकिन Ahrefs ने हमें काफी सारे रिजल्ट्स निकाल करके दिए हैं जो वाकई गूगल पे सर्च किए जाते हैं इस पर्टिकुलर कीवर्ड से रिलेटेड। जैसे कि इंडिया में लोग मोस्टली सर्च करते हैं बेस्ट रेफ्रिजरेटर इन इंडिया, ये कीवर्ड बहुत ज्यादा बार गूगल में सर्च किया जाता है। कितनी बार सर्च किया जाता है वो आपको यहां पे देखने को मिलेगा। वॉल्यूम दिया हुआ है ना, ये है सर्च वॉल्यूम 7600। इसका मतलब ये है कि हर महीने 7600 बार ये कीवर्ड गूगल पे टाइप किया जाता है। तो वॉल्यूम का मतलब है कि कितनी बार उस कीवर्ड को गूगल पे सर्च किया जाता है। अगली चीज क्या है, केडी का मतलब कीवर्ड डिफिकल्टी। 100 में से इस कीवर्ड को कुछ मार्क्स दिए जाते हैं। अगर मार्क्स कम हैं तो हमारे लिए अच्छी बात है। यहां पे 9 है ना कीवर्ड डिफिकल्टी, 100 में से 9 है, मतलब इस कीवर्ड पे रैंक कर पाना आसान है। अगर आप इस कीवर्ड को टारगेट करके अपना ब्लॉग पोस्ट अच्छा राइट कर देते हो तो आप इजीली रैंक कर सकते हो। वहीं दूसरा कीवर्ड है बेस्ट रेफ्रिजरेटर इन इंडिया 2022। ये एक ऐसा कीवर्ड है जो लोग गूगल पे वाकई टाइप करते हैं। इसका सर्च वॉल्यूम है 4500, मतलब हर महीने 4500 बार इस कीवर्ड गूगल पे टाइप किया जाता है। इसका कीवर्ड डिफिकल्टी मात्र 8 है, और भी कम है। जितना कम होता जाएगा हमारे लिए उतनी ही अच्छी बात है। कीवर्ड डिफिकल्टी सीधे ये बताती है कि इस कीवर्ड पे कंपटीशन कितना है। कम नंबर है मतलब कम कंपटीशन है, ज्यादा लोग इस कीवर्ड को टारगेट नहीं कर रहे, तो हम इसको टारगेट करके इजीली रैंक कर सकते हैं, बट कंटेंट अच्छा होना चाहिए। वहीं एक कीवर्ड है बेस्ट रेफ्रिजरेटर अंडर 15000, कीवर्ड डिफिकल्टी मात्र 1 है आउट ऑफ 100। कंपटीशन बहुत कम है इसके ऊपर, सर्च वॉल्यूम 1300 हर मंथ का है। अब एक बेहद इंपॉर्टेंट बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। स्टार्टिंग में हर एक ब्लॉगर यही मिस्टेक करता है। शुरुआत जब आप कर रहे हो ना, तो आप कभी भी सर्च वॉल्यूम पे फोकस मत करो। जैसे कि यहाँ पे एक सर्च वॉल्यूम दिया हुआ है इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए 7500 का, मतलब हर महीने 7500 का ट्रैफिक इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए आ सकता है अगर आप रैंक कर जाओ। लेकिन जब इसका सर्च वॉल्यूम 7500 है, मतलब अच्छा खासा सर्च वॉल्यूम है, तो ऑब्वियस सी बात है आपसे पहले दूसरे ब्लॉगर्स भी इस कीवर्ड पे काम कर रहे हैं, उनका ब्लॉग आर्टिकल्स पहले से रैंक कर रहा है। आप उनको जल्दी आउट रैंक नहीं कर पाओगे। सिंपल भाषा में कहें तो आप उनके ऊपर जल्दी नहीं आ पाओगे। तो ऐसे कीवर्ड को हम टारगेट नहीं करेंगे जिस पे रैंक कर पाना मुश्किल है। अगर दूसरे ब्लॉगर पहले से रैंक कर रहे हैं तो आप रैंक नहीं कर पाओगे, मतलब आपको एक भी ट्रैफिक नहीं मिलेगा, मुश्किल है आपके लिए। वहीं अगर एक दूसरा कीवर्ड हम टारगेट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये वाला कीवर्ड बेस्ट रेफ्रिजरेटर 2023, कीवर्ड डिफिकल्टी कर 14 है, बट सर्च वॉल्यूम यहां पे 800 का है, कम है सर्च वॉल्यूम, तो नो डाउट दूसरे ब्लॉगर्स इस कीवर्ड पे काम नहीं कर रहे होंगे। आप इस कीवर्ड को टारगेट करोगे, मैं कहता हूं कम लोग आएंगे आपके ब्लॉग पे, 800 लोग आएंगे या 400 लोग आएंगे, बट एटलीस्ट 0 से तो बेटर है ना। कुछ तो ट्रैफिक आपके ब्लॉग पे आना शुरू होगा। जब नया नया ब्लॉग होता है और जो नया नया डोमेन होता है ना, उसकी कोई अथॉरिटी नहीं होती है। सिंपल भाषा में कहें, गूगल के सामने आपके डोमेन नेम की कोई इज्जत नहीं होती है। इज्जत बनाने के लिए आपको थोड़ा बहुत ट्रैफिक लाना पड़ेगा। जब कुछ कुछ लोग आपके ब्लॉग पे आना शुरू करते हैं तो आपके डोमेन की अथॉरिटी बिल्ड होना शुरू होती है, गूगल के सामने इज्जत बनना शुरू होती है। जब कुछ डोमेन अथॉरिटी आपकी बिल्ड हो जाएगी, तब फिर आप ऐसे कीवर्ड्स को टारगेट कर सकते हो, जैसे कि बेस्ट रेफ्रिजरेटर इंडिया या बेस्ट रेफ्रिजरेटर इंडिया 2022, मतलब ऐसे कीवर्ड जिसमें सर्च वॉल्यूम ज्यादा है, तो गूगल आपके डोमेन को भी प्रेफर करेगा, वो उसको भी आगे दिखाने की कोशिश करेगा अगर आपका कंटेंट
अच्छा रहेगा। तो स्टार्टिंग में बस आप सिर्फ इस बात पे फोकस करो कि मैं ऐसा कीवर्ड लूंगा जिस पे थोड़ा बहुत ट्रैफिक है, एटलीस्ट कुछ लोग तो मेरे ब्लॉग पे आएंगे। बाद में फिर ऐसे कीवर्ड्स को टारगेट कर लेंगे जिस पे ज्यादा ट्रैफिक आता है। ठीक है, तो कीवर्ड रिसर्च आपको इस तरह से करनी होती है विद द हेल्प ऑफ Ahrefs फ्री कीवर्ड जनरेटर टूल। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है फ्री कंटेंट राइटिंग टिप्स बाय चैट जीपीटी। अब मान लीजिए आपने अपने लिए कीवर्ड चूज किया है जैसे कि बेस्ट रेफ्रिजरेटर इन इंडिया 2023, मान लेते हैं ये वाला कीवर्ड आपने चूज कर लिया है। ठीक है, तो इसको एक काम करो, एक्सेल शीट ओपन करो, उसमें लिख करके रख लो। सो इस एक्सेल शीट में मैंने कीवर्ड को टाइप करके रख लिया है। ठीक है, यही हमारा मेन टाइटल भी हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसे फिर से यहां से मैं एक बार कॉपी कर लेता हूं। अब हम चैट जीपीटी की हेल्प से कंटेंट आइडियाज जनरेट करेंगे, एक अच्छा कंटेंट आइडिया जिसके बेसिस पे हम एक बढ़िया सा ब्लॉग पोस्ट राइट कर सकें। अब चैट जीपीटी ओपन करने के लिए या तो आप गूगल में सिंपली टाइप करो चैट जीपीटी, तो आपको सबसे पहला लिंक दिखाई देगा, या डायरेक्टली आप इस वेबसाइट पे भी जा सकते हो। यहां पे आकर के एक आप फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट क्रिएट कर लेना, चाहे आप जीमेल यूज करो उससे कर लेना, या फेसबुक के जरिए भी कर सकते हो। अब चैट जीपीटी एक एआई टूल है, इसके 2 वर्जन है, 3.5 वर्जन फ्री है और 4 वर्जन पेड है। आप फ्री वर्जन का यूज करके भी बढ़िया कंटेंट राइट करवा सकते हो। यहां पर हम एक कमांड देंगे चैट जीपीटी की लैंग्वेज में, उस कमांड को हम प्रॉम्प्ट कहते हैं, या एआई के लैंग्वेज में। ठीक है, तो यहां पे हम ऐसा कुछ टाइप करेंगे, आई वॉन्ट टू राइट अ ब्लॉग पोस्ट ऑन द टाइटल, डबल कोट में हमने टाइटल पेस्ट कर दिया है। आई डोंट नो व्हाट टू राइट इन द ब्लॉग पोस्ट, कैन यू गिव मी सम हेडिंग आइडियाज़। ठीक है, ये बेसिकली हमने इसको एक प्रॉम्प्ट दे दिया। जैसे आप एंटर पुश करोगे तो ये आपको हेडिंग के आइडियाज़ देगा कि आपको इस तरह के पोस्ट में किस किस हेडिंग को कवर अप करना चाहिए, उसमें किस किस तरह का कंटेंट आपको लिखना चाहिए। तो आप यहां पर देखो, बढ़िया ये आइडिया आपको जनरेट करके देता है। इंट्रोडक्शन सबसे पहले दे दो टू रेफ्रिजरेटर्स इन 2023, क्या होते हैं रेफ्रिजरेटर, फिर टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेटर एक्सप्लेन कर देना, की फीचर्स टू लुक फॉर, किसी को फ्रिज अगर खरीदना है तो कौन कौन से फीचर्स उन्हें देखने चाहिए, उसको आप हेडलाइन बना करके पूरा डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। टॉप रेफ्रिजरेटर ब्रांड्स इन इंडिया, बेसिकली एक हेडिंग बना करके जो टॉप ब्रांड्स हैं उनके लिस्ट आप बना सकते हो। बेस्ट रेफ्रिजरेटर्स फॉर डिफरेंट बजट्स, बजट के हिसाब से भी रेफ्रिजरेटर आप लिस्ट कर सकते हो। एनर्जी एफिशिएंसी है, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर भी आप पुट कर सकते हो कनेक्टिविटी के साथ में। कस्टमर के रिव्यूज हैं, मेंटेनेंस केयर कैसे बंदा ले सकता है। अब कुछ इसमें पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आपको यूजलेस लगेंगे, आप उन्हें हटा सकते हो। FAQ जरूर इंक्लूड करना, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, क्योंकि आजकल गूगल FAQ फर्स्ट पेज पे ही दिखा देता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, गूगल पे हम चलते हैं और यहाँ पर हम टाइप करते हैं बेस्ट, ये सीधे कीवर्ड चलो पेस्ट कर देते हैं, एंटर पुश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो पीपल आस्क फॉर, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन से ही फैच किया जाता है। इससे भी आपको अच्छा खासा ट्रैफिक मिल सकता है। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे इसने फैच किया किसी ब्लॉग से, विच फ्रिज टू बाय इन 2023। जैसे आप इसको एक्सपैंड करोगे, देखो outlookindia.com का ये बेसिकली कंटेंट है, तो यूजर यहाँ पे क्लिक करके सीधे इस वाले पर्टिकुलर ब्लॉग पे भी जा सकता है। अगर दूसरा कोई क्वेश्चन ओपन करेगा तो यहाँ पर देखो english.jagran.com, यहां से ट्रैफिक मिल जाएगा इस वाले ब्लॉग को, ये न्यूज वेबसाइट है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी इंक्लूड करना बेहद जरूरी है। अब एक काम करते हैं, कंटेंट प्लानिंग करेंगे। यहां से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, एक्सेल शीट ओपन करना, एक हेडलाइन यहां पे देते हैं कंटेंट प्लानिंग। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरीके से, सेम इसी तरीके से आपको अपना ब्लॉग स्टार्ट करना है। और पूरा यूट्यूब पे कोई ऐसे डिटेल में आपको नहीं सिखाएगा, मेहनत बहुत करनी पड़ती है मुझे इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। आपको मालूम है क्या करना है, सब्सक्राइब का छोटा सा बटन है, उस पर क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन को पुश कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बस सिर्फ मैं इतना चाहता हूँ आपसे। आगे बढ़ते हैं। अब कॉन्टेंट प्लानिंग वाले टैब में बेसिकली हम यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग पुट करेंगे इंट्रोडक्शन वाली। इसके बाद टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेटर, ये एक बढ़िया हेडिंग रहेगी, इसको लिखना भी बेहद जरूरी है अपने कंटेंट में। देन आफ्टर की फीचर्स टू लुक फॉर, ये एक सही हेडिंग लग रही है मुझे, जो हमें पुट करना चाहिए अपने कंटेंट में। इसके बाद टॉप रेफ्रिजरेटर ब्रांड्स, इसे भी पुट कर सकते हैं हम। यहां से मैंने कॉपी कर लिया और पेस्ट कर दिया। देन आफ्टर बेस्ट रेफ्रिजरेटर, बजट छोड़ो, चलो इसको नहीं पुट करेंगे हम। स्मार्ट रेफ्रिजरेटर्स एंड कनेक्टिविटी, ये सही रहेगा। आजकल स्मार्ट अप्लायंसेस भी आ रहे हैं, तो स्मार्ट रेफ्रिजरेटर अगर आप अपने ब्लॉग पोस्ट में इंक्लूड करते हो तो वो एक अच्छा, मतलब ये कह लो कंटेंट हो सकता है गूगल की नज़र में भी। कस्टमर रिव्यूज एंड रेटिंग्स को छोड़ देते हैं, अब कस्टमर FAQ कर देते हैं ना, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो ये टोटल 4-5 ऐसी हेडलाइंस है जो हमें कवर अप करनी होंगी। हमारा मेन टाइटल तो यही रहेगा और ये सारी हेडिंग्स हमें कवर अप करनी है। एक बार मैं इसको सेव भी कर लेता हूँ, ब्लॉगिंग। ठीक है, और यहाँ पर फोल्डर है, इसमें मैंने सेव कर दिया ताकि लॉस्ट ना हो।
चलिए, अब हेडिंग्स तो हमें मिल गई है ना। चैट जीपीटी को फिर से एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, अब बिल्कुल ब्लैंक पेज आ गया। अब चैट जीपीटी हमें हर एक हेडलाइन को एक्सप्लेन करके देगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने सेव किया हुआ है, ये हमारा मेन टाइटल है, तो यहाँ पे फिर से एक नया प्रॉम्प्ट देंगे, आई वॉन्ट टू राइट अ ब्लॉग पोस्ट ऑन द टाइटल, डबल कोट में आपने टाइटल पेस्ट कर दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। दी फोकस कीवर्ड इज सेम, यही रहेगा। ठीक है, ये मेरा फोकस कीवर्ड मैंने वही दे दिया है। आई वॉन्ट टू कवर अप फॉलोइंग हेडिंग्स इन माई, या फॉलोइंग हेडिंग्स इन माई ब्लॉग पोस्ट, और यहाँ पे कॉलन सिंबल लगा करके आपने जितनी भी हेडिंग यहाँ पे कॉपी कर रखी हैं उनको आप पेस्ट कर दोगे। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। शिफ्ट के साथ एंटर पुश करना, डायरेक्टली एंटर पुश करोगे तो सीधा इसका आंसर देना शुरू कर देगा। शिफ्ट के साथ एंटर पुश करोगे तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। बट आई डोंट नो व्हाट टू राइट अंडर दीज हेडिंग्स, कैन यू राइट 100% यूनिक एंड ह्यूमन टोन्ड content explaining EXPLAING, explaining each heading, क्वेश्चन मार्क लगा दो। मेक श्योर टू यूज़ द फोकस कीवर्ड एज वेल इन द एंटायर कंटेंट। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे प्रॉम्प्ट क्या दिया है आपको पहले समझना पड़ेगा। मैंने प्रॉम्प्ट दिया है, मैं एक ब्लॉग पोस्ट राइट करना चाहता हूँ, टाइटल मेरा ये है, डबल कोट में मैंने बता दिया इसको। फोकस कीवर्ड में भी सेम मैंने यही चीज़ बताई, ये मेरा फोकस कीवर्ड है। आई वॉन्ट टू कवर अप फॉलोइंग हेडिंग्स इन द ब्लॉग पोस्ट, मुझे ये सारी हेडिंग्स कवर अप करनी है। शिफ्ट के साथ में नेक्स्ट लाइन में इसको भी शिफ्ट कर दो। ठीक है, देन आफ्टर मैंने इसको नीचे बोला है, बट आई डोंट नो व्हाट टू राइट अंडर दीज हेडिंग्स, मुझे नहीं मालूम है कि इन हेडिंग्स मुझे क्या लिखना चाहिए। कैन यू राइट 100% यूनिक एंड ह्यूमन टोन्ड कंटेंट एक्सप्लेनिंग ईच हेडिंग, मेक श्योर टू यूज फोकस कीवर्ड इन द एंटायर कंटेंट। एंटर पुश करते हैं। अब ये हर एक पॉइंट को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करेगा, कोशिश करेगा हर एक सेंटेंस को 100% यूनिक भी बना सके और ह्यूमन टोन में लिख सके। तो आप देखो इसने पूरा का पूरा कंटेंट लिखना शुरू कर दिया है। टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेटर में सिंगल डोर, डबल डोर, साइड बाय साइड, बॉटम फ्रीजर, फ्रेंच डोर, इसका तो मुझे भी नहीं मालूम था, फ्रेंच डोर भी कुछ होता है। फिर की फीचर्स क्या क्या देखने चाहिए, कैपेसिटी, एनर्जी एफिशिएंसी वगैरह। टॉप रेफ्रिजरेटर ब्रांड्स के बारे में इसने एक्सप्लेन किया, टोटल 5 ब्रांड इसने एक्सप्लेन किए, इनके बारे में आप और भी थोड़ा बहुत लिख सकते हो अपने ब्लॉग में। फिर स्मार्ट रेफ्रिजरेटर को इसने एक्सप्लेन किया है पूरा। फिर कस्टमर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस वगैरह भी इसने यहाँ पे पुट किए हैं। ठीक है, तो ये तो कंटेंट आइडिया हमें यहां से मिल गया। अब ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में एक मिथ है, आप यूं कह लो एक मिस इन्फॉर्मेशन है कि एआई का कंटेंट रैंक नहीं करता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एआई का कंटेंट या चैट जीपीटी से लिखाया हुआ कंटेंट भी रैंक करेगा और बराबर करेगा, बशर्ते उस कंटेंट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। गूगल क्वालिटी पे फोकस करता है, गूगल इस चीज पे फोकस नहीं करता कि आपने उसको एआई से लिखवाया है कि उसको ह्यूमन ने लिखा है। अगर कंटेंट की क्वालिटी अच्छी है तो वो डेफिनेटली रैंक करेगा। अगर आपको मेरी बात का प्रूफ चाहिए तो वापस हम चलते हैं गूगल पे। यहां पे टाइप करेंगे गूगल बार्ड। गूगल बार्ड गूगल की तरफ से ही एक एआई सर्विस है। इस बार्ड पे जा करके यहाँ पे इससे हम क्वेश्चन पूछते हैं। बिल्कुल चैट जीपीटी जैसा टूल है, इवन शायद चैट जीपीटी से थोड़ा सा बेटर है। खैर, यहाँ पर भी आप प्रॉम्प्ट दे सकते हो। जैसे मैं इससे पूछूंगा, डू गूगल रैंक एआई रिटन कंटेंट। ठीक है, मैंने इससे पूछा भाई कि क्या गूगल एआई रिटन कंटेंट को रैंक करवाता है। एंटर पुश करते हैं, वेट करते हैं इसके आंसर का। अब चूंकि गूगल बार्ड गूगल का ही प्रोडक्ट है तो कहीं ना कहीं आंसर एक्यूरेट ही हमें देगा। तो यहां पर आप देखो आंसर आ चुका है, यस गूगल रैंक्स एआई रिटन कंटेंट एज लॉन्ग एज इट इज हाई क्वालिटी एंड मीट्स गूगल क्वालिटी गाइडलाइंस। Google's ranking systems are designed to reward content that is original, high quality, relevant, written, trustworthy। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि AI written content Google रैंक नहीं करेगा। इवन नीचे भी लिखा हुआ है, Google does not care whether content is written by a human or an AI। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। जितने भी अदर यूट्यूबर्स हैं जो नए नए चैनल खोल के बैठ जाते हैं, वो सिंपली दूसरे के वीडियोस देख के बस बताना शुरू कर देते हैं कि AI के कंटेंट रैंक नहीं करता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। गूगल बार्ड साफ साफ कह रहा है कि आप कंटेंट चाहे जिससे भी लिखवाओ, आप खुद से लिखो या AI टूल से लिखवाओ, कंटेंट इजीली रैंक करेगा अगर वो हाई क्वालिटी कंटेंट है, जेन्युइन इंफॉर्मेशन है। और गूगल की जो कंटेंट पॉलिसी होती
होती है, जो गूगल्स क्वालिटी गाइडलाइंस है उसको फुलफिल करना चाहिए। यहाँ पे 4-5 पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे कि ओरिजिनल होना चाहिए, डुप्लीकेट कंटेंट आप किसी का नहीं पेस्ट करोगे, हाई क्वालिटी मतलब अच्छा कंटेंट लिखो, रिलेवेंट होना चाहिए, जो भी आपका टॉपिक है, जो आपका कीवर्ड है उससे रिलेवेंट कंटेंट होना चाहिए, रिटन विद एक्सपर्टीज एंड अथॉरिटी, प्रॉपर तरीके से आपको कंटेंट लिखना है, मतलब हेडिंग स्ट्रक्चर वगैरह जो फॉर्मेट है आपके ब्लॉग पोस्ट का वो सब कुछ सही होना चाहिए। एट लास्ट ट्रस्ट वर्दी, कोई भी गलत इंफॉर्मेशन आपको ऑडियंस को नहीं देनी है, वो कंटेंट इजीली रैंक कर जाएगा। ठीक है, तो एआई रिटन कंटेंट को भी आप इजीली रैंक करवा सकते हो। अब यहाँ पे काफी सारा कंटेंट हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है चैट जीपीटी की तरफ से, तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन है, इसके बाद टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेटर में ये सब कुछ आ गया। अब एक काम करेंगे, इसको पूरा का पूरा यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, नीचे वाली लाइन जो है ना ये आपके लिए है, अगर आप इसको सही तरीके से पढ़ोगे तो चैट जीपीटी आपसे कुछ कह रहा है, बाय कवरिंग दीज टॉपिक्स इन योर ब्लॉग पोस्ट यू विल प्रोवाइड वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन टू रीडर्स, ये आपसे कह रहा है, तो इसे कॉपी पेस्ट मत कर देना। यहां तक का कंटेंट हमने कॉपी किया है। अब आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल होगी, उसे ओपन कर लेना। मैं मैक पे हूं तो मेरे पास पेजेस है, इसमें इस पूरे कॉन्टेंट को मैं पेस्ट कर दूंगा लाइक दिस। ठीक है, सबसे टॉप पे लिख देते हैं इस पोस्ट का टाइटल, तो एंटर पुश करेंगे, लिखेंगे TITLE टाइटल। टाइटल क्या था? टाइटल है हमारा बेस्ट रेफ्रिजरेटर इन इंडिया 2023। ठीक है, तो ये हमारा टाइटल हो गया। टाइटल में जितने भी वर्ड्स लिए गए हैं उसका फर्स्ट लेटर जो है वो आप कैपिटल कर दोगे तो थोड़ा अपीलिंग हो जाता है। ऑलराइट, इस फाइल को भी आप कहीं पर सेव कर लोगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है सेटिंग अप दी ब्लॉग। अब हमें अपना ब्लॉग सेटअप करना है, जिसमें हमें डोमेन नेम की जरूरत पड़ेगी और वेब होस्टिंग की जरूरत पड़ेगी। अब ये दो चीजें क्या हैं? डोमेन नेम क्या होता है? आपकी वेबसाइट का नाम। जैसे गूगल की हमने अभी वेबसाइट यूज की है bard.google.com, तो ये जो google.com है ना, ये डोमेन नेम कहलाता है। अगर आप Amazon से शॉपिंग करने जाते हो तो आप क्या टाइप करते हो? amazon.in आप टाइप करते हो, है ना। आप amazon.in जो टाइप करते हो ये डोमेन नेम कहलाता है। अगर आप गूगल या फ्लिपकार्ट ओपन करते हो तो सिंपली क्या टाइप करोगे? flipkart.com। तो ये www.flipkart.com जो है ये बेसिकली डोमेन नेम कहलाता है। इसे हम वेबसाइट का लिंक भी कह सकते हैं, इसे हम वेबसाइट का URL भी कह सकते हैं, तीनों चीजें कहते हैं। आप चूंकि डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में आ रहे हो तो ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। लिंक, URL, डोमेन नेम, तीनों चीजें कहलाती हैं। ठीक है, तो पहले हमें डोमेन नेम चूज करना होगा अपने ब्लॉग के लिए, उसके बाद वेब होस्टिंग की जरूरत पड़ेगी। अब वेब होस्टिंग क्या चीज होती है? ये वेबसाइट है हमारे सामने car-dekho.com। ऑब्वियस सी बात है, इसका डोमेन नेम क्या है? car-dekho.com। तो ये डोमेन नेम हो गया, मतलब नाम हो गया। अब इस वेबसाइट पे या इस ब्लॉग पे या जो भी सर्विस वाली वेबसाइट है, इसके ऊपर ये हेडिंग लिखी है, टेक्स्ट लिखा है, इमेजेस रखी हैं, कुछ वीडियोस वगैरह भी होंगे, बटन्स क्रिएट हैं। ओवरऑल यहाँ पे हजारों पेजेस अवेलेबल हैं, सबका कुछ ना कुछ साइज तो होगा। जब सारा साइज आप मिला दोगे तो पूरी वेबसाइट का एक साइज बन जाता है। KB में होगा, MB में होगा या GB में होगा। इंटरनेट पे अगर आपको अपनी वेबसाइट को या अपने ब्लॉग को लाइव करना है, चलाना है, तो हमें इंटरनेट पे वेब स्पेस लेना होता है। किराए पे लेते हैं वेब स्पेस को, जहां पर आपकी वेबसाइट का सारा कंटेंट रख दिया जाता है। वो वेब स्पेस हमें वेब होस्टिंग कंपनी प्रोवाइड करती है। तो डोमेन नेम और वेब होस्टिंग ये दो ऐसी चीजें हैं जो आपको हमेशा परचेज करनी होती हैं अगर आप अपना ब्लॉग बनाना चाहते हो या आप अपनी वेबसाइट इंटरनेट पे लाइव करना चाहते हो। अब वैसे तो इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो डोमेन नेम और वेब होस्टिंग प्रोवाइड करती हैं, लेकिन एक कंपनी ऐसी है जिसकी सर्विस बहुत अच्छी है, प्राइस दूसरी कंपनी से कंपैरिजन में कम है और इसमें आपको होस्टिंग के साथ डोमेन नेम बिल्कुल फ्री मिलता है। सो वेब होस्टिंग परचेज करने के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप हमेशा hostinger.in पे जाके ही यहीं से वेब होस्टिंग परचेज करो। अब ये है होस्टिंगर का ऑफिशियल होम पेज। अब एक ऑफर के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एलिमेंटर प्रो प्लगइन, जिसका एक्चुअल कॉस्ट $59 से एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करूंगा। ये प्लगइन आपको तब फ्री मिल सकता है अगर आप होस्टिंगर से मेरा एफिलिएट लिंक यूज करके वेब होस्टिंग परचेज करते हो। तो देखो, होस्टिंग तो आपको वैसे भी लेनी है। मेरा एफिलिएट लिंक यूज करने के दो फायदे हैं। एक तो आपको एलिमेंटर प्रो प्लगइन एब्सोल्युटली फ्री मिल जाएगा और दूसरा फायदा आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा वेब होस्टिंग पे। तो आपको सिंपली होस्टिंगर पे जाने के लिए डोमेन नेम टाइप करना है saddamkasim.com/hostinger
होस्टिंगर। ये लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। एंटर आप पुश करोगे तो फिर से आप होस्टिंगर की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हो। ओके, लाइक दिस। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। यहां पे आपको 3 प्लान दिखते हैं, प्रीमियम प्लान है, बिजनेस प्लान है, क्लाउड स्टार्टअप है। एज अ ब्लॉगर मैं जानता हूं कि आपके पास उतने पैसे नहीं है, तो आपको क्लाउड स्टार्टअप प्लान पे जाने की जरूरत नहीं है। या तो आप प्रीमियम प्लान चूज करो या फिर आप बिजनेस प्लान चूज करो, आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। दोनों प्लान बढ़िया हैं, दोनों में डिफरेंस मैं आपको समझा देता हूं। प्रीमियम प्लान की कॉस्ट पड़ती है 149 रुपीज पर मंथ अभी राइट नाउ। बिजनेस प्लान की 269 रुपीज पर मंथ। दोनों ही होस्टिंग प्लान में आप 100 वेबसाइट्स तक इंटरनेट पे लाइव कर सकते हो। मतलब वेब होस्टिंग आपको सिर्फ एक बार परचेज करनी है और अप टू 100 वेबसाइट्स या 100 डिफरेंट ब्लॉग्स आप इस होस्टिंग प्लान पे होस्ट कर सकते हो। इसके बाद दोनों ही प्लान में आपको यहां फ्री डोमेन नेम मिलता है। इसमें भी आपको एक डोमेन नेम बिल्कुल फ्री मिलेगा 1 साल के लिए। यहां पे भी आपको 1 साल के लिए बिल्कुल फ्री डोमेन नेम मिल जाता है। अदर कंपनीज आपसे पैसे चार्ज करती हैं डोमेन के, बट होस्टिंगर में दोनों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। फर्स्ट वाले प्लान में टोटल स्टोरेज आपको 100 GB SSD स्टोरेज मिलता है। दूसरे वाले प्लान में 200 GB का SSD स्टोरेज मिल जाता है। यहां पे स्पीड थोड़ी सी बेटर है। इस बिजनेस प्लान में स्पीड 5x तक ज्यादा मिलती है, इसमें नॉर्मल स्पीड मिलेगी। यहां पे आपको फ्री CDN नहीं मिलता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, जिससे आपका वेबसाइट का कंटेंट फास्ट डिलीवर होता है ऑडियंस को। बट बिजनेस प्लान में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट CDN मिल जाता है। बिजनेस प्लान में आपको कुछ चीजें और भी एक्स्ट्रा मिलती हैं, जैसे कि एनहेंस्ड DDoS प्रोटेक्शन, अटैकर्स आपके ब्लॉग पे अटैक नहीं कर पाते हैं। वेब एप्लीकेशन फायरवॉल भी स्ट्रॉन्ग वाला मिलता है। वहीं सिक्योरिटी की बात करें अगर प्रीमियम प्लान में, तो स्टैंडर्ड DDoS मिलता है, नॉर्मल DDoS। हालांकि ये भी सिक्योर है, बट स्टैंडर्ड एडवांस लेवल की सिक्योरिटी नहीं मिलती है। बाकी और भी चीजें आप यहां पे कंपेयर कर सकते हो, जैसे कि फ्री हु इज डेटा प्रोटेक्शन मिलता है दोनों प्लान में। अब ये हु इज डेटा प्रोटेक्शन क्या है? जब आप वेब होस्टिंग खरीदते हो, डोमेन नेम खरीदते हो, तो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन रजिस्टर की जाती है, जैसे कि आपका नाम, फोन नंबर, एड्रेस, ईमेल वगैरह। जब ये रजिस्ट्रेशन डिटेल्स डोमेन रजिस्ट्रार आपसे लेता है, तो ये सारी डिटेल इंटरनेट पे पब्लिकली अवेलेबल भी होती हैं। कंपनीज आपको मार्केटिंग कॉल के लिए आपके नंबर बार बार कॉल करेंगी। अगर आप उन सारे डिटेल्स को छुपाना चाहते हो इंटरनेट से, कोई आपका पर्सनल डिटेल ना निकाल सके, तो आपको हुइज प्राइवेसी प्रोटेक्शन परचेज करना होता है अदर कंपनीज से। बट होस्टिंगर में ये सिक्योरिटी भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। ये भी कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी ही है। तो आप दोनों में से कोई से भी प्लान ले सकते हो। मुझे सबसे सही प्लान लगता है बिजनेस प्लान, क्योंकि इसमें काफी सारी एडवांस सिक्योरिटी भी है, प्लस मेरा ब्लॉग 5 टाइम्स फास्ट रैंक होगा। तो मैं सिंपली इस प्लान को ऐड टू कार्ट कर दूंगा। इसके बाद हम आ गए बिलिंग पेज पे। अब यहां पे हमें होस्टिंग का बिलिंग पीरियड चूज करना होता है। या तो आप 1 महीने के लिए होस्टिंग ले सकते हो, कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है 699 रुपए पर मंथ। नेक्स्ट मंथ फिर से आपको इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो ये प्लान तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। या तो आप 12 महीने की होस्टिंग लो, 389 रुपीज पर मंथ की पड़ती है। 1 साल के लिए एक साथ फीस पे कर देना, डिस्काउंट तो मिल ही रहा है, प्लस 1 साल के लिए आप बिल्कुल फुर्सत हो जाते हो। और ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में आपको एटलीस्ट 6 से 10 महीने तक कंटिन्यू काम करना होगा। आप ऐसा मत सोचो कि 1 महीने में आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे, बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, पेशेंस रखना पड़ता है ब्लॉगिंग में। या तो आप 2 साल की होस्टिंग एक साथ ले लो या फिर 4 इयर्स की। मुझे ये वाला प्लान सबसे सही लगा, इसलिए मैंने अपने लिए तो यही वाला प्लान लिया हुआ है। 4 साल का बिजनेस वेब होस्टिंग, कॉस्ट नो डाउट ऑलमोस्ट आधी है, प्लस 4 साल के लिए मैं बिल्कुल फुर्सत हो चुका हूं। नेक्स्ट ईयर अगर होस्टिंग का प्राइस 10,000 रुपए पर मंथ भी हो गया ना, तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं तो 4 साल के बाद ही रिन्यू करूंगा। तो आप कोशिश करना, अगर बजट है आपको तो 4 साल की होस्टिंग ले लेना, या फिर 2 साल की या 1 साल की। 1 महीने की मत लेना, ये बहुत महंगी पड़ेगी आपको। ठीक, और इसमें आपको डोमेन भी फ्री नहीं मिलने वाला है। आगे चलते हैं। अब यहां पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। जीमेल यूज करते हो, फेसबुक यूज करते हो, किसी से भी साइन अप कर लेना, या फिर मैनुअली अपना ईमेल एड्रेस यहां पे टाइप कर देना। इंडिया में जितने भी पेमेंट मेथड्स अवेलेबल है मेरे एंड पे, वो सारे पेमेंट मेथड दिखाएंगे। आप जिस भी कंट्री से इस वीडियो को देख रहे हो, आपके कंट्री में जो भी लोकल पेमेंट मेथड्स अवेलेबल हैं, वो आपको यहां पे दिखाएगा। अमाउंट आप यहां पे देख सकते हो। मैंने 2 साल की होस्टिंग यहां पे चूज की है, तो 7,176 रुपए दिखा रहा है। टैक्स मिला के 8,467 रुपीज दिखाता है। अब इस पे आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। पहले इस फॉर्म को फिलअप कर देना, यहाँ पे जो भी डिटेल आपसे मांगी जा रही है। कूपन कोड में आपको अप्लाई करना है SADDAM7, सद्दाम 7। जैसे ही आप अप्लाई करोगे, आपको यहां पे 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। अब टोटल फीस 2 साल की होस्टिंग और 1 साल के डोमेन की है 7,620 रुपए, जिसमें आप 100 ब्लॉग्स या 100 वेबसाइट्स बना सकते हो। जी हाँ, 100 ब्लॉग्स आप एक ही होस्टिंग में बना सकते हो। लेकिन इस कूपन कोड को यूज करने से पहले आपको मेरा एफिलिएट लिंक यूज करना है, जो कि है saddamkasim.com/hostinger। अब आपको एलिमेंटर प्रो प्लगइन कैसे मिलेगा? जब आप होस्टिंगर से वेब होस्टिंग परचेज करोगे मेरा एफिलिएट लिंक यूज करके, उसके बाद होस्टिंगर
तरफ से आपको कंफर्मेशन मेल आता है ईमेल पर, उसका स्नैपशॉट ले लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फॉर्म का लिंक दिया है, उस फॉर्म को ओपन करना, जो भी डिटेल आपसे मांगी जाएगी फिलअप कर देना और आपको उस कंफर्मेशन ईमेल का स्नैपशॉट अपलोड करना होगा। जैसे ही मेरी टीम वेरीफाई कर लेगी आपने होस्टिंगर से हमारा एफिलिएट लिंक यूज करके होस्टिंग परचेज की है, विद इन 1 मिनट के अंदर आपको एलिमेंटर प्रो आपके ईमेल और व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। ठीक है, अब सिंपली आपको सबमिट सिक्योर पेमेंट बटन पे क्लिक कर देना है, होस्टिंग आपकी कंफर्म हो जाएगी, पेमेंट वगैरह कर देना। अब नेक्स्ट स्टेप होगा कि हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है अपने डोमेन नेम पर। ठीक है, तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए आपको अपने होस्टिंगर अकाउंट में लॉगिन करना है। अब होस्टिंगर में लॉगिन करने के लिए आप सिंपली टाइप करोगे hostinger.in, hostinger.in, टॉप राइट कॉर्नर पे लॉगिन का बटन आ गया, अपने अकाउंट में आप लॉगिन कर लेना। सो मैंने अपने होस्टिंगर अकाउंट में लॉगिन कर लिया है, ये है मेरा डैशबोर्ड। मैंने भी बिजनेस वेब होस्टिंग लिया हुआ है 4 साल के लिए। अभी राइट नाउ 2023 चल रहा है जिस वक्त मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 2027 में ये होस्टिंग एक्सपायर हो जाएगी। अब आपने वेब होस्टिंग तो ले ली, अब हमें अपना डोमेन नेम लेना है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिलने वाला है। मैं अपना डोमेन नेम पहले ही ले चुका हूं howtosearch.in, तो मुझे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अब कोई डोमेन नेम नहीं मिलेगा। एडिशनल डोमेन अगर मुझे लेना है तो मुझे परचेज करना पड़ेगा। बट आपके एंड पे यहाँ पे कहीं लिख के आ रहा होगा क्लेम माई फ्री डोमेन, उस पर क्लिक करना। अगर वो बटन आपको नहीं दिखता है तो फिर आपको जाना होगा डोमेन्स वाले मेन्यू पे और यहाँ पर गेट अ न्यू डोमेन पे आप क्लिक करोगे। अब जो भी डोमेन नेम आपको पसंद आएगा उस डोमेन नेम को आप यहाँ पे सर्च करोगे। अब मुझे ये भी मालूम है कि आपको डोमेन का आइडिया नहीं आएगा, आपको क्या डोमेन नेम लेना चाहिए, तो इसके लिए हम डोमेन रिसर्च करने वाले हैं। ये वाला पॉइंट है ना, डोमेन रिसर्च अभी रह गया था, इस पॉइंट को अब कवर अप करेंगे। देखो, डोमेन रिसर्च करने के लिए हम एक वेबसाइट यूज करेंगे expireddomains.net। इस वेबसाइट पे आप आओगे, सिंपली साइन अप कर लेना और अपने अकाउंट में आप लॉग इन कर लेना। ठीक है, नाउ यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पे डोमेन सर्च का बॉक्स आ रहा है, कोई भी एक कीवर्ड यहाँ पे टाइप करो। जैसे कि मुझे रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड एक माइक्रोनिश ब्लॉग स्टार्ट करना है, तो अगर फ्रिज वर्ड आ जाता है मेरे डोमेन नेम में तो मेरे लिए शायद अच्छा साबित होगा। तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा FRIGE, या DGE होता है ना, fridge.com। ठीक है, ये टाइप करके एंटर पुश करते हैं। अब इस वेबसाइट पे आपको 10,669 ऐसे डोमेन देखने को मिल रहे हैं जिसमें fridge.com वर्ड आता है। जैसे कि onlinefridge.com, ये डोमेन नेम है लेकिन ये $59 का है, तो इस डोमेन नेम को हम चूज नहीं करेंगे। दूसरा डोमेन है larsonfridge.com, अवेलेबल है तो इसे हम फ्री ऑफ कॉस्ट ले पाएंगे होस्टिंगर से। तो यहां पर आप डिफरेंट डोमेन नेम्स की रिसर्च करोगे, जो डोमेन नेम आपको सही लगे। जैसे fridgeplant.com काफी सही डोमेन नेम मुझे लग रहा है। ये डोमेन नेम फर्स्ट टाइम 2001 में बनाया गया था, ये बॉट किया गया था। किसी भी वजह से इसका जो बायर था वो इसको रिन्यू नहीं कर पाया, जिसकी वजह से ये डोमेन या तो डिलीट हो गया, एक्सपायर हो गया। अब ये डोमेन नेम फिर से अवेलेबल है 2023 में, तो हम इस डोमेन नेम को चाहें तो ले सकते हैं क्योंकि ये डोमेन नेम अवेलेबल भी है। तो यहां पर इस डोमेन को हम कर लेंगे कॉपी। ठीक है, वापस आते हैं होस्टिंगर पे, इस बॉक्स में आप पुट करोगे और सर्च पे क्लिक कर देना। डोमेन नेम पर कहीं पर भी बीच में स्पेस नहीं होता, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। तो यहां पर आप देखो ये डोमेन नेम दिया हुआ है fridgeplant.com, ये डोमेन नेम अवेलेबल है। मेरे एंड पे 799 रुपए पर ईयर की कॉस्ट दिखा रहा है, बाय नाउ करने को कह रहा है। आपके एंड पे क्लेम दिस डोमेन फॉर फ्री ऐसा कुछ लिख के आ रहा होगा, क्लिक कर देना। ये डोमेन नेम आपका आपकी वेब होस्टिंग से कनेक्ट हो जाएगा। अब अगला स्टेप है कि हमें अपने डोमेन नेम पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। उसके लिए आपको जाना होगा वेबसाइट्स वाले मेन्यू पे, यहां पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा क्रिएट और माइग्रेट अ वेबसाइट, क्लिक करना है इस पे। देन आफ्टर आपको स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना होगा। क्रिएट और माइग्रेट अ वेबसाइट, सिंपली आप फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करोगे। इसके बाद चूज अ प्लेटफॉर्म, ऑफ कोर्स हमें वर्डप्रेस की हेल्प से वेबसाइट या ब्लॉग बनाना है, वर्डप्रेस को आप सेलेक्ट करो। अब जो आप ब्लॉग बनाने वाले हो उसका एक बैकएंड लॉगिन भी होगा, जहां से लॉगिन करके आप ब्लॉग पोस्ट राइट करोगे, पेजेस क्रिएट करोगे, कुछ भी एडिट डिलीट अपडेट करना है वो करोगे, मतलब सारे काम आप कर सकते हो। उसे हम एडमिन पैनल भी कहते हैं। तो एडमिन पैनल को एक्सेस करने के लिए आपको लॉगिन डिटेल्स की जरूरत पड़ेगी, वो लॉगिन डिटेल आप यहां पे बनाते हो। अपना ईमेल एड्रेस पुट कर देना और एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर लेना। देन आफ्टर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब ऐड प्लगइन्स टू योर वेबसाइट। प्लगइन्स छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कुछ स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी आपकी वेबसाइट में या आपके ब्लॉग में ऐड करते हैं। जब आप होस्टिंगर में वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे होते हो तो होस्टिंगर पहले से रेकमेंड करता है ये 3-4 प्लगइन्स हैं जो आप इंस्टॉल कर लो। फिलहाल अभी हमें इनमें से किसी भी प्लगइन की जरूरत नहीं है, तो आप सिंपली स्किप कर दोगे। इसी तरह से अब ये कह रहा है विच लुक डू यू प्रीफर, मतलब एक थीम इंस्टॉल करने को कह रहा है। थीम बेसिकली स्टाइल शीट्स का पैकेज होता है जो ये
डिफाइन करता है कि आपका ब्लॉग या आपकी वेबसाइट किस तरह की दिखाई देगी। तो अभी हम कोई थीम यहां से इंस्टॉल नहीं करेंगे, हम एक फ्री ऑफ कॉस्ट थीम आगे चल के इंस्टॉल करने वाले हैं, तो इसे भी आप स्किप कर दोगे। देन आफ्टर क्रिएट योर वेबसाइट विद एआई, अभी फिलहाल हमें एआई की जरूरत नहीं है, तो इस ऑप्शन को भी हम स्किप कर देते हैं। नाउ नेम योर वेबसाइट, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपकी वेबसाइट का नाम क्या होगा या आपके ब्लॉग का नाम क्या होगा। जो डोमेन नेम आपने लिया है वो डोमेन नेम इस ड्रॉप डाउन में दिखाई देगा, उसे आप चूज करोगे, सिलेक्ट पे क्लिक करोगे एंड फिनिश सेटअप पे क्लिक कर देना। कुछ ही सेकंड्स में या कुछ ही मिनट्स में वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर आपके डोमेन नेम पर इंस्टॉल हो जाएगा, बस हमें वेट करना होगा। सो वर्डप्रेस सक्सेसफुली हमारे डोमेन नेम पर इंस्टॉल हो चुका है। वेल डन, यू आर रेडी। एक चीज और रह गई है, हमें कंट्रोल पैनल में मैनेज साइट पे क्लिक करना है। हमें चेक करना है कि SSL सर्टिफिकेट हमारे डोमेन नेम पर इंस्टॉल हुआ है या नहीं। अब ये SSL सर्टिफिकेट क्या बवाल है। सबसे टॉप पे देखो, यहाँ पे देख रहे हो डोमेन नेम से पहले ये एक ताले जैसा सिंबल लगा हुआ है, इसे हम पैडलॉक सिंबल भी कहते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ना तो लिख के आएगा कनेक्शन सिक्योर। हर एक वेबसाइट से पहले यहाँ देखो लगा होता है ये पैडलॉक सिंबल, कनेक्शन सिक्योर। बेसिकली ये SSL सर्टिफिकेट होता है जो बेहद जरूरी है आपकी वेबसाइट के लिए। गूगल ऐसे ही ब्लॉग्स को या ऐसी वेबसाइट्स को रैंक करवाता है जिसके ऊपर SSL इंस्टॉल्ड होता है। आपकी वेबसाइट सिक्योर होनी चाहिए। होस्टिंगर में SSL आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, दूसरी कंपनीज पैसे चार्ज करती हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे हम सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे SSL, ये आ गया SSL, क्लिक करोगे आप। राइट हैंड साइड पे हमें स्टेटस चेक करना है कि SSL हमारे डोमेन पर इंस्टॉल हुआ है या नहीं। मेरा डोमेन ये है, स्टेटस दिखा रहा है एक्टिव, मतलब SSL इंस्टॉल हो चुका है। हो सकता है आपके एंड पे यहाँ पे लिख के आ रहा होगा इंस्टॉलिंग, तो थोड़ी देर वेट कर लेना। अगर फेल्ड दिखाएगा तो आप इन डॉट्स पे क्लिक करोगे और लिख के आएगा यहाँ पे री इंस्टॉल SSL, क्लिक कर देना। SSL कुछ ही सेकंड्स में आपके डोमेन पर इंस्टॉल हो जाएगा। तो मेरे डोमेन में भी SSL इंस्टॉल हो चुका है। एक काम करते हैं, इस डोमेन को मैं दूसरे ब्राउजर में एक बार ओपन करके देखता हूं, प्राइवेट विंडो में। ठीक है, एंटर पुश करते हैं। अभी देखो यहाँ पे एरर आ रही है, कोई पेज नहीं दिख रहा है। ये अक्सर ब्राउजर की कैश मेमोरी की वजह से ये इशू आ ही जाता है। कई बार ऐसा होता है कि मैं क्विकली वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है, कोई बात नहीं है। एक काम करते हैं, हम दूसरे ब्राउजर में ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पे टाइप करते हैं howtosearch.in, एंटर पुश करते हैं। देखो एक बेसिक सी वेबसाइट या ब्लॉग बन करके आ गया। फायरफॉक्स में नहीं दिखा रहा था क्योंकि ब्राउजर की कैश मेमोरी कई बार इशू हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरह का एक बेसिक सी वेबसाइट या वेब पेज बन करके आ गया है जिसमें ये डोमेन नेम लिखा है। ये एक वेबसाइट का साइट टाइटल कहलाएगा। ये एक डिफॉल्ट ब्लॉग पोस्ट लिखी है जिसमें टाइटल है हेलो वर्ल्ड, थोड़ा सा कंटेंट है। आज की डेट जिस वक्त मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं वो आ गई है। देन आफ्टर यहाँ पे फुटर कंटेंट वगैरह है। अब इसे हम कस्टमाइज भी करेंगे, इसका डिजाइन भी अच्छा करेंगे, प्लस ब्लॉग पोस्ट इसमें पब्लिश भी करेंगे। फिर से फायरफॉक्स पे चल के ना एक बार एक काम करते हैं, दोबारा टाइप करके देखते हैं सेम डोमेन को। देखो अब हो गया, मतलब थोड़ी देर आपको देखो वेट करना होता है। अब ये जो हमारा वेब पेज है ना, ये बेसिकली फ्रंट एंड कहलाता है। कोई भी यूजर अगर मेरा डोमेन नेम howtosearch.in टाइप करेगा ब्राउजर में तो ऑफ कोर्स उसके सामने जो वेब पेज ओपन होकर के आएगा उसे हम फ्रंट एंड कहते हैं। इसी तरह से इस वेब पेज का एक बैक एंड भी होता है जिसे हम एडमिन पैनल भी कहेंगे, जहां पे लॉगिन करके हम चेंजेस कर सकते हैं। तो बैक एंड पैनल एक्सेस करने के लिए आपको अपने डोमेन नेम के आगे लगाना होता है / देन WP माइनस या हाइफन एडमिन, एंटर पुश करो। ये आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, सेम यूजर नेम और पासवर्ड जो हमने इंस्टॉलेशन के टाइम पे क्रिएट किया था। ठीक है, ये ऑटो फिल्ड है, लॉगिन कर लेते हैं। बाकी अदर टैब्स को एक काम करते हैं, बंद कर देते हैं, जो हमारे काम के नहीं है उनको हम बंद कर देंगे। अब होस्टिंगर के टैब्स को भी आप बंद कर सकते हो। तो ये है हमारा वर्डप्रेस का इंटरफेस, इसे हम डैशबोर्ड भी कहते हैं, एडमिन पैनल भी कहते हैं, बैकएंड पैनल भी कहते हैं। नाउ लेफ्ट हैंड साइड पे काफी सारे आपको ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि पोस्ट वाला सेक्शन है, यहां से आप ब्लॉग पोस्ट राइट करोगे। अभी हम राइट करना सीखेंगे। मीडिया में जितनी भी मीडिया फाइल्स आप यूज करने वाले हो अपने ब्लॉग में वो सब यहीं पे स्टोर होती हैं। पेजेस में जाकर के आप होम पेज, अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस, जितने भी पेजेस बनाना चाहते हो वो सब आप बना सकते हो। कमेंट्स में जितने भी लोग आपके ब्लॉग पोस्ट पे कमेंट करेंगे वो सब यहीं पे दिखाई देते हैं। अपीयरेंस में होता है थीम्स वाला ऑप्शन। अब थीम्स बेसिकली स्टाइल शीट का पैकेज है जो आपके वेब पेज के डिजाइन को स्पेसिफाई करती है। राइट नाउ 2023 नाम की थीम इंस्टॉल्ड है और एक्टिव है। अगर इस थीम को हमें चेंज करना है, अभी राइट नाउ अगर मैं अपना वेबसाइट ओपन करूं howtosearch.in, एक बार हार्ड रिफ्रेश करते हैं तो यहां पे ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है।
अगर मैं थीम को चेंज कर दूंगा, जैसे मान लो 2021 नाम के थीम है ना, अगर मैं इसे एक्टिवेट कर दूं, देखना डिजाइन चेंज हो जाएगा। हार्ड रिफ्रेश करते हैं, डिजाइन चेंज हो गया। फिर से अगर मैं इस वाली थीम को एक्टिवेट करूं 2022, इसे एक्टिवेट करूंगा तो फिर से डिजाइन चेंज हो जाएगा। मतलब थीम के बेसिस पे डिजाइन चेंज होता रहता है। हम यहाँ पे एक बढ़िया सी थीम यूज करेंगे जिसे हम इजीली कस्टमाइज कर सकें। ऐड न्यू पे जाना है, सर्च थीम वाले बॉक्स में आप टाइप करोगे ASTRA एक्स्ट्रा मत टाइप कर देना, ASTRA है, ठीक है। सबसे पहली थीम आ गई एस्ट्रा थीम, इसे इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लो। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट थीम है और बहुत ईजी तरीके से आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हो। अब एक्टिवेट करते हैं इस थीम को। किसी भी थीम को अगर काम पे लाना है, उस थीम के चेंजेस आपको अपने वेब पेज पे देखने हैं, तो उस थीम को आपको एक्टिवेट करना होता है। हमने एक्टिवेट कर लिया। अब एक बार फिर से अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश करते हैं। देखो लेआउट बिल्कुल चेंज हो गया। अब हर एक वेब पेज के 3 मॉड्यूल होते हैं। सबसे ऊपर वाला जो मॉड्यूल है इसे हम कहते हैं हेडर। हेडर में लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे आ जाएगा लोगो, यहाँ पे आ जाएंगे मेन्यूज। सबसे नीचे वाला जो पोर्शन होता है इसे कहते हैं फुटर। फुटर में आप कुछ कॉपीराइट टेक्स्ट लिख सकते हो, कुछ लिंक्स डाल सकते हो। जैसे अक्सर आपने वेब पेजेस पे देखा होगा, नीचे लिखा होता है वेबसाइट बिल्ड बाय किसी भी कंपनी का नाम होता है, तो वैसा कुछ भी आप यहाँ पे रख सकते हो। और हेडर और फुटर के बीच में जितना भी एरिया होता है इसे हम बॉडी एरिया कहते हैं। सारा कंटेंट इस बॉडी एरिया में ही क्रिएट होता है, ठीक है। तो अगला स्टेप है कि हमें कुछ थीम और प्लगइन को इंस्टॉल करना है। थीम तो हमारी इंस्टॉल हो चुकी है, अब कुछ प्लगइन्स को हम इंस्टॉल करेंगे। तो वापस चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, एक बार फिर से लॉगिन कर लेते हैं। अब प्लगइन्स इंस्टॉल करने के लिए आपको जाना होगा प्लगइन्स में। पहले इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे चलते हैं। जब आप वर्डप्रेस फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हो तो होस्टिंगर की तरफ से पहले ही कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल कर दिए जाते हैं, जैसे कि एक्समेट एंटी स्पैम, हेलो डॉली, होस्टिंगर नाम का एक प्लगइन है, होस्टिंगर AI असिस्टेंट और लाइट स्पीड कैश प्लगइन। अभी कुछ प्लगइन्स ऐसे हैं जो इंस्टॉल तो हैं लेकिन एक्टिव नहीं है, जैसे कि ये एक्समेट एंटी स्पैम। इसका फॉन्ट आप देखो बोल्ड नहीं है, बट इसका फॉन्ट बोल्ड है। मतलब होस्टिंगर AI असिस्टेंट और लाइट स्पीड कैश, ये 3 ऐसे प्लगइन हैं जो इंस्टॉल्ड भी हैं और एक्टिव भी हैं। 2 प्लगइन हैं जो एक्टिव नहीं है। अगर आपको किसी भी प्लगइन को डिलीट करना है तो पहले उसे डीएक्टिवेट करना होता है। जैसे कि इस प्लगइन को डिलीट करने के लिए हम सीधा सिंपली डिलीट कर सकते हैं और ये डिलीट हो जाएगा। इसे भी हम डायरेक्टली यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, लेकिन होस्टिंगर को हम डायरेक्टली डिलीट नहीं कर सकते, डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर आपको इसे रिमूव करना है तो पहले डीएक्टिवेट करना होगा। जैसे ही आप डीएक्टिवेट करोगे डिलीट का ऑप्शन आ गया, डिलीट कर दो, ओके कर दो। इसी तरह से होस्टिंगर AI असिस्टेंट पहले डीएक्टिवेट करेंगे, फिर इसे हम डिलीट करेंगे। लाइट स्पीड कैश एक ऐसा प्लगइन है जिसे हम डिलीट नहीं करेंगे। इसकी हेल्प से आपकी कैश मेमोरी मेंटेन होती है, प्लस आपकी वेबसाइट की जो टेम्परेरी कैश इकट्ठी होती जाती है वो टाइम पे क्लियर होती रहेगी, वेबसाइट की परफॉर्मेंस बेटर रहेगी। अब कुछ प्लगइन्स हमें इंस्टॉल करने हैं, तो सबसे टॉप पे ऐड न्यू पे आपको क्लिक करना है। अब ये आ गया प्लगइन सर्च बॉक्स। इसके अंदर सबसे पहला प्लगइन है DISABLEGUTENBERG, डिसेबल गटेनबर्ग। तो यहाँ पे पहला प्लगइन दिख रहा है डिसेबल गटेनबर्ग। ये बेसिकली एक ऐसा प्लगइन है जो आपके वर्डप्रेस में जो डिफॉल्ट पेज बिल्डर होता है, बिल्कुल बेसिक सा पेज बिल्डर होता है, उसे डिसेबल करेगा। हम यहाँ पे एलिमेंटर और एलिमेंटर प्रो यूज करने वाले हैं, हमें गटेनबर्ग पेज बिल्डर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गटेनबर्ग पेज बिल्डर को हम डिसेबल करेंगे। बस इस प्लगइन को इंस्टॉल करके आपको एक्टिवेट कर देना होता है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इंस्टॉल हो जाए फिर एक्टिवेट कर देना। और यहाँ पे आपके सामने बड़ा सा बैनर आ रहा है, इसे भी बंद कर देते हैं, ठीक है। इसकी हमें फिलहाल जरूरत नहीं है। एक प्लगइन हमारा इंस्टॉल हो गया डिसेबल गटेनबर्ग। ऐड न्यू पे फिर से क्लिक करते हैं। अब हमें एलिमेंटर का फ्री वर्जन इंस्टॉल करना है। एलिमेंटर प्रो तभी काम करेगा जब आपके पास एलिमेंटर का फ्री वर्जन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और एक्टिव है। तो पहले एलिमेंटर का फ्री वर्जन हम सिंपली यहाँ पे सर्च करेंगे ELEMENTOR। सो वेरी फर्स्ट प्लगइन इज एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर। 5 मिलियन से भी ज्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं, इसे इंस्टॉल करके एक्टिवेट करो। ये एलिमेंटर का फ्री वर्जन है बाय elementor.com। ओके, एलिमेंटर के फ्री वर्जन को हमने एक्टिवेट कर लिया। अब हमें एलिमेंटर का प्रीमियम वर्जन इंस्टॉल करना है। प्रीमियम वर्जन मैं आपको .zip फाइल में प्रोवाइड करवाऊंगा, जो आपके लैपटॉप पे कंप्यूटर पे ऑलरेडी डाउनलोडेड होगा। अगर आपने मेरा एफिलिएट लिंक यूज करके होस्टिंगर से वेब होस्टिंग परचेज की होगी तो उस जिप फाइल को हमें यहाँ पे अपलोड करना है। ऐड न्यू पे पहले आप क्लिक करोगे, इसके बाद अपलोड प्लगइन पे क्लिक करना। जहां पर भी आपने डाउनलोड कर रखा है उस प्लगइन को, उसे आप इंस्टॉल करोगे। सो ये है एलिमेंटर प्रो। सिंपली ओपन करते हैं, इंस्टॉल करके इसे एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, तो हमने एलिमेंटर प्रो भी इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लिया है। अभी फिलहाल हमने 4 प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल किए हैं। किसी और प्लगइन की अगर आगे जरूरत पड़ेगी तो हम इंस्टॉल करेंगे। अब हमारा अगला स्टेप है पब्लिशिंग द पोस्ट। जो हमने पोस्ट का कंटेंट रेडी किया है उसे पब्लिश करना है। पब्लिश करने के लिए
एक काम करते हैं, पहले इन सारे टैब्स को ना यहाँ उठा के ले आते हैं। यहाँ पे है पोस्ट वाला ऑप्शन, आपको दिख रहा होगा कैटेगरीज। कैटेगरी से पहले आपको क्लिक करना है। जो भी आप ब्लॉग पोस्ट राइट करते हो उसकी पहले एक कैटेगरी बना लो, ताकि आप सारे पोस्ट उसी पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर असाइन कर दोगे। हम यहाँ पे रेफ्रिजरेटर्स के बारे में लिखने वाले हैं। रेफ्रिजरेटर कहीं ना कहीं अप्लायंसेस में आता है, तो यहाँ पे हम कैटेगरी का नाम देंगे APPLIANCES अप्लायंसेस, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं होम अप्लायंसेस। ठीक है, ऐड न्यू कैटेगरी कर दो। होम अप्लायंसेस नाम की एक कैटेगरी बन गई है। अब पोस्ट राइट करने के लिए पहले आप ऐड न्यू पे जाओगे। इस बॉक्स के अंदर हमें टाइटल पुट करना है। टाइटल हम निकाल लेंगे अपनी फाइल से, तो ये है टाइटल। कॉपी किया और यहां पर हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं आना चाहिए। इसके बाद राइट हैंड साइड पे देखो, ये है कैटेगरीज। जो हमने होम अप्लायंसेस नाम की कैटेगरी बनाई थी वो ये रही, इसे आप चेक कर दोगे। देन आफ्टर यहाँ पे कुछ टैग्स हम ऐड करेंगे, जैसे कि FRIDE फ्रिज, कॉमा पुट कर दो, स्पेस कर दो, या कॉमा पुट करके आप एंटर भी मार सकते हो। वैसे REFRIDGERATOR, डी नहीं आता रेफ्रिजरेटर में ना। फिर से एंटर पुश कर देते हैं। होम APPLIANCES एंटर। 3 टैग हमने यहाँ पे लगा दिए हैं। अब इसको आप एक बार पब्लिश कर दो। फिलहाल अभी इतना काम करते हैं। कंटेंट हमने नहीं रखा है। कंटेंट हम एलिमेंटर की हेल्प से रखेंगे। तो ये है एडिट विद एलिमेंटर, इस पर आप क्लिक करोगे, एलिमेंटर की स्क्रीन लोड हो जाएगी। आपके सामने इस तरह का पॉपअप आएगा, इसे बंद कर देना। सो ये है एलिमेंटर की स्क्रीन, जिसकी हेल्प से आप अपना कंटेंट राइट कर सकते हो। एक चीज का आपको ध्यान देना है, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे आपको लेआउट में एक कंटेनर दिखाई देता है, कंटेनर लिखा हुआ है, तो इस वाले वर्जन को हमें डिसेबल करना है। उसके लिए आपको वापस वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन करना है। मेन्यू टैब में ओपन करूंगा। एलिमेंटर में आपको जाना है सेटिंग्स में, और यहां पे मिलेगा फीचर्स। इस फीचर्स वाले पेज पे आकर के डीएक्टिवेट ऑल पे क्लिक कर देना। इसके बाद नीचे जाकर सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना। ठीक है, फिर से एलिमेंटर वाले पेज को हम रीलोड करेंगे, क्योंकि हमें जो नया वर्जन एलिमेंटर का है ना, जिसमें फ्लेक्स कंटेनर वगैरह आया है, वो यूज नहीं करना है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी एलिमेंट्स दिए हैं, इनका यूज करके हम कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको हेडिंग लिखनी है तो ये हेडिंग विजेट आप यूज करोगे। अगर आप कोई इमेज दिखाना चाहते हो अपने पोस्ट में तो ये है इमेज विजेट। एक बटन क्रिएट करना है तो ये है बटन विजेट। एक वीडियो दिखानी है तो ये है वीडियो विजेट। इसी तरह से काफी सारे यहाँ पे विजेट्स आपको देखने को मिलते हैं। राइट हैंड साइड पे इस जगह पे आप कंटेंट क्रिएट करोगे या लिखोगे, ये बेसिकली बॉडी एरिया कहलाता है। प्लस पे क्लिक करेंगे, 12 तरह के सेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला सेक्शन है जिसके अंदर एक कॉलम दिया हुआ, सिर्फ सिंगल कॉलम। वहीं दूसरा वाला सेक्शन है या स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 2 कॉलम्स हैं। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, इसमें 3 है। अब कॉलम्स का बेसिकली यूज क्या है, मान लो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ हेडिंग दिखानी है और बटन दिखाना है, राइट हैंड साइड पे आप एक वीडियो दिखाना चाहते हो, तो आप 2 कॉलम का सेक्शन ले सकते हो। सो कॉलम्स का बेसिकली यही यूज होता है। हम यहाँ पे एक कॉलम का सेक्शन लेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, ये पिंक, ब्लू या ग्रीन कलर से इस तरह से दिखाई देता है। इसके अंदर आप कंटेंट क्रिएट करते हो। फिर प्लस पे क्लिक करो। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे कुछ कंटेंट लिखना है। अगर मैं अपनी फाइल ओपन करूंगा तो सबसे ऊपर दिया हुआ इंट्रोडक्शन टू रेफ्रिजरेटर्स इन 2023 कॉपी करते हैं। ये एक हेडिंग है, तो हेडिंग लिखने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे इस हेडिंग एलिमेंट का। उठाओगे और यहाँ पे ड्रॉप कर देना। ठीक है, जैसे ही आप इसे ड्रॉप करोगे, इस हेडिंग एलिमेंट की सारी सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो जाती है। लिखा है एडिट हेडिंग। इसमें 3 टैब होते हैं, कंटेंट, स्टाइल और एडवांस्ड। कंटेंट टैब में ये मिलेगा टाइटल वाला बॉक्स। जो कुछ भी आप इस बॉक्स के अंदर लिख दोगे वो राइट हैंड साइड पे दिखने लग जाएगा। अब इस टेक्स्ट का मुझे कलर चेंज करना है, फॉन्ट साइज छोटा बड़ा करना है, वो कैसे करेंगे, वो सारी सेटिंग हमें स्टाइल टैब पे मिलती है। इस पर आप जाना, यहाँ पे टेक्स्ट कलर का ऑप्शन है, आप इसे ब्लैक कर सकते हो। रेड करना है, रेड, ब्लू, जैसा करना हो वैसा आप कर सकते हो। कलर के सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए होते हैं, मैं ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, टाइपोग्राफी में जाएंगे, यहाँ पे आपको सारे फॉन्ट से रिलेटेड सेटिंग्स मिलती हैं। साइज बड़ा करना है बड़ा कर लो, छोटा रखना है छोटा रख लो, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैंने साइज रखा है 28 पिक्सल, और छोटा कर लेते हैं। ठीक है, एक चीज का आपको ध्यान रखना है, ये जो हेडिंग है ना, हेडिंग में एक टैग होता है HTML का। हमेशा ध्यान रहे, जो आप हेडिंग लेते हो अपने ब्लॉग पोस्ट में, उसका जो मैक्सिमम टैग यूज करोगे वो H2 टैग रहेगा। H2, H3, H4, H5, H6 तो हो सकता है, लेकिन H1 नहीं होगा, क्योंकि H1 मेन टाइटल के लिए पहले से रिजर्व रहता है। तो कंटेंट में जाएंगे, यहाँ पे देखो ये दिया है HTML टैग का ऑप्शन, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। वैसे तो बाय डिफॉल्ट ये H2 पहले से ही सिलेक्टेड रहेगा, बट अगर इनकेस ये सिलेक्टेड नहीं होता है तो उस केस में आपको H2 सेलेक्ट कर लेना है। बाकी अभी मैं आपको आगे हेडिंग स्ट्रक्चर समझाऊंगा, तो उसमें आपको बेटर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आपके ब्लॉग पोस्ट में हेडिंग्स का स्ट्रक्चर किस तरह से ऑर्गेनाइज होना चाहिए। ठीक है, अब इसके नीचे मुझे टेक्स्ट
लिखना है। टेक्स्ट ये है, इसे मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। ओके अब टेक्स्ट लिखने के लिए मुझे यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर विजेट लेना पड़ेगा, लेकिन वो सारी लिस्ट यहाँ से गायब हो गई। उस लिस्ट को वापस देखने के लिए ऊपर देखो यहाँ पे 9 लिटिल डॉट्स दिए हैं, क्लिक करोगे वो लिस्ट वापस आ जाएगी। अब पैराग्राफ टेक्स्ट को लिखने के लिए ये होता है टेक्स्ट एडिटर, इसे आप उठाओ और हेडिंग के नीचे इस तरह से ड्रॉप कर दो। जैसे ही आप इसे ड्रॉप करोगे लेफ्ट हैंड साइड पे इसकी भी सेटिंग ओपन हो गई। इस बॉक्स के अंदर आप अपना कंटेंट पेस्ट कर दो, ये पूरा का पूरा कंटेंट आ गया। वेरी सिंपल। इसका कलर चेंज करना है, मुझे ब्लैक करना है, तो हम जाएंगे स्टाइल पे, ये है टेक्स्ट कलर, भाई यहाँ से कर दो ब्लैक। ठीक है, फॉन्ट स्टाइल अगर चेंज करना हो तो टाइपोग्राफी में जाके कर लेना, मुझे यही वाला फॉन्ट ठीक लग रहा है, मैं चेंज नहीं कर रहा हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे दूसरा कंटेंट है टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेटर, इसे मैंने कॉपी कर लिया। अब ये भी कहीं ना कहीं एक हेडिंग है। हेडिंग लिखने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, हेडिंग विजेट ले सकते हैं, लेकिन मैं हेडिंग विजेट यहाँ से नहीं लूंगा, मैं इस हेडिंग विजेट को डायरेक्टली डुप्लीकेट कर दूंगा। डुप्लीकेट करने के बाद इस पेंसिल पर रखो माउस और उठा के नीचे ले आओ। अब इस हेडिंग की सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन करो और इसके अंदर आप पेस्ट करो। टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेटर लिख के आ गया, ये भी हेडिंग हो गई। बाकी अदर सेटिंग्स करने की जरूरत नहीं है, वो सब हमने यहाँ से कॉपी कर ही लिया है। जैसे कि HTML टैग था, कलर था, फॉन्ट साइज, सब कुछ ऑटोमेटिक आ जाएगा, बस हमें टेक्स्ट चेंज करना पड़ता है। तो एलिमेंटर में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है। आगे चलते हैं, अगला कंटेंट क्या है। अगला कंटेंट यहाँ पे थोड़ा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है, पैराग्राफ के अंदर फिर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो एक काम करो, इसको कॉपी कर लो। ठीक, वापस आते हैं। अब ये है हमारे पास टेक्स्ट एडिटर, डुप्लीकेट करो और इसे उठा के हेडिंग के नीचे रख दो। पहली चीज। दूसरी चीज, इस बॉक्स के अंदर से एग्जिस्टिंग कंटेंट उसे हटा दो और अपना वाला पेस्ट करो। ये हमने पेस्ट कर दिया यहाँ पे। अब एक चीज आप ध्यान दो, यहाँ पे तो पूरा फॉर्मेटिंग सारी गड़बड़ हो गई ना, सारी फॉर्मेटिंग खराब हो गई है, तो हमें यहाँ पे थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। जैसे इंक्लूड के बाद एंटर पुश करेंगे तो यहाँ पे देखो लाइन ब्रेक हो जाएगी। ये सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, ये बोल्ड होना चाहिए, इसको सेलेक्ट करो और देखो यहाँ पे ये है बोल्ड, बी कर दो, बोल्ड हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगली लाइन है डबल डोर रेफ्रिजरेटर, इसे भी सिलेक्ट करो और बोल्ड कर दो। नेक्स्ट है हमारे पास साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर, इसे हमने बोल्ड कर दिया। देन आफ्टर हमारे पास है बॉटम फ्रीजर रेफ्रिजरेटर्स, इसे भी बोल्ड कर देते हैं। आई थिंक लास्ट एक और बचता है फ्रेंच डोर रेफ्रिजरेटर, इसे भी बोल्ड कर दिया। ठीक है, अब कंटेंट प्रॉपर दिख रहा है। एक चीज और, यहाँ पर ऊपर वाली लाइन और यहाँ के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप आ गया है, गैप थोड़ा कम होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखो एंटर पुश करोगे ना तो सिर्फ एक ही लाइन आती है, एरो यूज़ करोगे ऊपर पहुँच जाता है, काफ़ी बड़ा गैप है। इसको फिक्स करने के लिए आपको जाना होगा टेक्स्ट टैब पे, ये है टेक्स्ट टैब, यहाँ जाओ, देखो वो टेक्स्ट कहाँ लिखा है, ये है इंक्लूड। एक बार आप यहाँ ब्रेक मारो एंड देन लाइन चेंज कर दो। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे ये फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये सही तरीके से आ गया, वो देखो एक ही लाइन बस आ रही है। अब इस पोस्ट को एक बार आपको अपडेट कर देना है, जितना हमने काम किया उसको सेव कर देते हैं। अब ये फॉर्मेटिंग बिगड़ गई, जैसे आप क्लिक करोगे ना फिक्स हो जाएगी। ठीक है, ये कई बार टेम्परेरी ऐसे दिखाने लगता है, तो नीचे अपडेट का बटन दिया, इस पर आप क्लिक कर देना। जितना काम मैंने अभी तक किया है इतना ये सेव हो गया। अब एक एक करके आप क्या करोगे, यहाँ से ये सारी चीज़ें उठाते जाओगे, कॉपी पेस्ट करते जाओगे। तो मैं इस वीडियो को रोक करके फटाफट ये सारा काम कर लेता हूँ। सो मैंने पूरा ये कंटेंट कॉपी पेस्ट कर लिया है एक्सेप्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अभी जब हम एसईओ वाले पार्ट में पहुंचेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कैसे अपने ब्लॉग पोस्ट में लिखना होता है। अभी फिलहाल इतना काम करने के बाद अपडेट कर देते हैं इस पेज को। हमारा पोस्ट पब्लिश हो चुका है। अब इस पोस्ट को हम देखना चाहते हैं भाई कैसी दिखाई देती है फ्रंट पेज पे, तो सिंपली व्यू पेज पे हम इसे न्यू टैब में ओपन कर लेंगे। ये पोस्ट हमारा कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ये हमारा मेन टाइटल आ गया इस पोस्ट का। इसके अंदर कंटेंट यहाँ से शुरू होता है। ये एक हेडिंग है, ये एक हेडिंग है, ये एक हेडिंग है, इसके अंदर कंटेंट है। मतलब हर एक पॉइंट को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर दिया गया है। आप अपने हिसाब से और भी कंटेंट चैट जीपीटी से लिखवा सकते हो, उसको थोड़ा बहुत एडिट भी कर देना। मैंने आपको सिर्फ आइडिया दिया है कैसे आप कंटेंट जनरेट करवाते हो, या कंटेंट आइडियाज हमें कैसे मिलेंगे विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। ठीक, अगला काम क्या है, हमें कुछ कॉपीराइट फ्री इमेजेस भी डिजाइन करना सीखनी होंगी। अभी अगर आप इस पोस्ट पे ध्यान दोगे, पूरा टेक्स्ट है। कौन टेक्स्ट पढ़ना चाहता है? थोड़ी बहुत इमेजेस होनी चाहिए। जब तक थोड़ा बहुत चटपटा मसाला ना हो तब तक मज़ा नहीं आता। हम न्यूज़पेपर में भी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं पढ़ते जिसमें सिर्फ टेक्स्ट लिखा होता है। थोड़ी बहुत इमेजेस होंगी तो वो यूज़र को रोक के रखती हैं। हम इमेजेस पसंद करते हैं तो हमारा रीडर भी ब्लॉग पे इमेजेस को पसंद करेगा। तो अब हम इमेजेस डिज़ाइन करना सीखेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे एक टूल यूज़ करने वाले हैं, canva.com। canva.com शायद आपने यूज़ किया हो, अगर नहीं यूज़ किया है तो कैनवा एक फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है। इसका पेड वर्जन
वर्जन भी अवेलेबल है, बट फ्री वर्जन भी इनफ है। यहाँ पे आके आप साइन अप कर लेना। मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो उस पर मैं सीधे लॉग इन कर लेता हूँ। हियर वी गो। सो ये है कैनवा का होम पेज। अब कोई भी इमेज अगर आपको डिज़ाइन करनी है तो पहले उस इमेज का हमें साइज़ स्पेसिफाई करना होता है। टॉप राइट कॉर्नर पे ये है क्रिएट अ डिजाइन का बटन, इस पर आप क्लिक करोगे। देन आफ्टर कस्टम साइज में आपको जाना है। यहाँ पर आप अपने खुद की विड्थ दे सकते हो और अपनी हाइट दे सकते हो, जैसी भी आपको इमेज डिजाइन करनी हो। तो फीचर्ड इमेज के लिए सबसे बढ़िया साइज होता है 600 पिक्सल की विड्थ और 400 पिक्सल की हाइट। ठीक है, तो 600 बाई 400 की एक इमेज हम डिजाइन करने वाले हैं। क्रिएट न्यू डिजाइन पे क्लिक करना, नया पेज आपके सामने ओपन होगा। ये हमारा डिजाइनिंग एरिया है। लेफ्ट हैंड साइड पे काफी सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं। हालांकि मैं तो कैनवा का प्रो वर्जन यूज कर रहा हूँ, जो पेड वर्जन है, बट आप फ्री वर्जन यूज करोगे उसमें भी काफी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। सो लेफ्ट हैंड साइड पे ये डिजाइन वाला एरिया है जहां पे आपको काफी सारे प्री मेड टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। एलिमेंट्स में आप जाओगे तो यहाँ पे कुछ भी आप सर्च कर सकते हो, शेप्स निकाल सकते हो, बने बनाए ग्राफिक्स आप यूज कर सकते हो, एरो वगैरह यूज कर सकते हो, स्टिकर्स हैं, फोटोज हैं, वीडियोज हैं, ये सारी चीजें आप यहां से ले सकते हो। टेक्स्ट में जाकर के आप अपना खुद का कस्टम टेक्स्ट का फॉन्ट चूज कर सकते हो। सिंपली क्लिक करोगे, राइट हैंड साइड पे डिजाइन हो जाएगा। अब ये सब चीजें मैं आपको करके दिखाऊंगा। अपलोड्स में आप जाओगे, आप अपने खुद के कस्टम इमेजेस डेस्कटॉप से, कंप्यूटर से अपलोड करके यहाँ पे यूज कर सकते हो। देन ड्रॉ में जाके हम कुछ भी ड्राइंग वगैरह कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी, ये सब चीजें पॉसिबल है। एक काम करते हैं, इसे तो फिलहाल हम बंद ही कर देते हैं। एंड देन आफ्टर एप्स है जहां पे काफी सारे और भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं। तो चलो काम की चीज देखते हैं। पहले हम चलते हैं इस वाले एरिया में, इसका बैकग्राउंड कलर हम सेट करेंगे। आप इस पर क्लिक करोगे तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन मिलता है। सिंपली क्लिक करना, ये पैनल आपके सामने ओपन हो जाएगा। बहुत सारे कलर ऑप्शंस हैं। आप चाहो तो एक सिंगल कलर पे क्लिक करोगे, ये इसका बैकग्राउंड कलर बन जाएगा। ये वाला कलर ले सकते हो, ग्रीन ले सकते हो, ये वाला ग्रीन ले सकते हो, या आप चाहो तो दो कलर्स का कॉम्बिनेशन भी सेट कर सकते हो, जिसे हम ग्रेडियंट कहते हैं। तो यहाँ पे देखो ये ग्रेडियंट है, क्लिक करोगे इस तरह का आ जाएगा, ब्लू कॉम्बिनेशन में वाइट ग्रे, है ना। काफी सारे यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा ये ब्लैक वाला। ठीक है, अभी इसको यूज करते हैं। चलो, ब्लैक और थोड़ा सा ग्रे का कॉम्बिनेशन है। अब इसमें एक फ्रिज हमें दिखाना है, तो या तो हम एलिमेंट्स में जाएं और यहाँ पे टाइप कर दें REFRIGERATOR, रेफ्रिजरेटर। क्लिक करेंगे तो देखो काफी सारे रेफ्रिजरेटर्स आ गए। एक बार इस पे क्लिक करो, सी ऑल पे, तो यहाँ पे काफी सारे ग्राफिक्स आपको देखने को मिलते हैं, रेफ्रिजरेटर वाले हैं। अब दो चीजें यहाँ पे नोटिस करने की है। अगर आप इस वाले रेफ्रिजरेटर को देखोगे तो यहाँ पे कोई क्राउन सिंबल नहीं बना है, लेकिन इस वाले में नीचे क्राउन है। तो ये प्रो वर्जन है। आप इस ग्राफिक को फ्री वर्जन में यूज नहीं कर पाओगे, लेकिन इस वाले को यूज कर सकते हो। तो मान लो मुझे ये वाला इमेज यूज करना है इस वाले एरिया में, बस क्लिक कर देना, राइट हैंड साइड पे आ जाएगा। इसके बाद आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो ऐसे। जो आपका ये ब्लैक वाला एरिया है, पूरा डिजाइनिंग एरिया है, आप इसे इस तरह से रीसाइज भी कर सकते हो। ठीक है, अब कोई टेक्स्ट हमें ऐड करना है यहाँ पे, तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए टेक्स्ट पे जाएंगे। यहाँ पे कोई प्रीमेड फॉन्ट आपको पसंद आ रहा है तो उस पर सिंपली क्लिक कर देना, राइट हैंड साइड पे आ जाएगा। या फिर आप अपना खुद का फॉन्ट भी यहाँ से चूज कर सकते हो। नीचे काफी सारे फॉन्ट्स दिए होते हैं, देखो आते जा रहे हैं, ओपन होते जा रहे हैं ना। कोई भी फॉन्ट आप यूज करके देख लेना। चलो ये वाला यूज करते हैं, बेयर ऑर्गेनिक्स। क्लिक करेंगे तो ये राइट हैंड साइड पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली है। आप देखो ये जो बड़ा वाला टेक्स्ट है बेयर ऑर्गेनिक्स, और छोटा वाला टेक्स्ट, सब आपस में ग्रुप हैं, है ना। मैं किसी एक को मूव करता हूँ, सब मूव हो रहे हैं। तो इसे हमें पहले अनग्रुप करना होगा। क्लिक करोगे, ये ऑप्शन आएगा अनग्रुप का, क्लिक कर देना, दोनों अनग्रुप हो गए। अब किसी भी एक टेक्स्ट को ऐसे मूव कर सकते हो। पहली चीज तो ये। अब इस बेयर ऑर्गेनिक को मुझे क्या करना है, चेंज करना है। मैं यहाँ पे ऐसा कुछ लिखना चाहता हूँ, BEST, बेस्ट। एंटर पुश करो, फिर REFRIGERATORS। अब गलती नहीं हुई मेरे से, डी नहीं लगाया मैंने। ठीक है, तो ये आ गया बेस्ट रेफ्रिजरेटर्स। रिसाइज करना है फॉन्ट तो ऐसे रिसाइज कर सकते हो, या फिर यहाँ पे भी ऑप्शन दिया हुआ है, पहले आपको इसको चूज करना होता है, फिर इस ऑप्शन से आप रिसाइज कर सकते हो ऐसे। बेस्ट रेफ्रिजरेट TOR आएगा ना, फिर भी देखो स्पेलिंग मिस्टेक हो ही गई आखिर मुझसे। तो ये हो गया हमारा रेफ्रिजरेटर्स, बेस्ट रेफ्रिजरेटर्स। इसको कर देते हैं, डबल क्लिक करो, Ctrl A, और यहाँ लिखते हैं इन इंडिया अंडर ₹15,000। ठीक है, ऐसा कर देते हैं। चलो, अब अगर आपको मान लो इस फॉन्ट का कलर चेंज करना है, पहले रिसाइज कर देते हैं, रिसाइज कर दिया। ठीक है, और दोनों को सेलेक्ट करके थोड़ा नीचे ले आओ। इस नीचे वाले टेक्स्ट का कलर मुझे चेंज करना है, तो पहले मैं इसे चूज करूंगा। यहाँ पे कलर का ऑप्शन आ गया, टेक्स्ट कलर। क्लिक करो, यहाँ से कोई सा भी कलर आप चेंज कर सकते हो, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। जैसे मान लो येलो करना है तो इस स्लाइडर को आप मूव करो, येलो हो जाएगा। तो ये हो गया बेस्ट रेफ्रिजरेटर्स इन इंडिया अंडर 15,000। किसी एक टेक्स्ट को मान लो आपको बोल्ड वगैरह करना हो, जैसे 15,000
6000 को आपको बड़ा दिखाना है तो यहाँ से कंट्रोल एक्स करके हटा लो इसे, ठीक है। ये हटा लिया मैंने, इसको यहाँ पुट कर दिया। ऊपर वाला जो ये फॉन्ट लिखा है ना, इसे आप इससे डुप्लीकेट कर सकते हो, उठा के नीचे ले आओ, यहाँ पे ऐसे डबल क्लिक करके यहाँ पेस्ट कर दो, ठीक है। ऐसा कर दिया मैंने। और साइज़ आप इंक्रीज़ भी कर सकते हो, थोड़ा बढ़ा लेना और फिर साइज़ इस तरह से इंक्रीज़ कर लेना, तो और भी ज़रा अच्छा लगेगा। तो ये सारी क्रिएटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए, अपने हिसाब से थोड़ा डिज़ाइन करना, थोड़ा आउटस्टैंडिंग लगना चाहिए। इसको हम थोड़ा 3D टाइप का ही बना सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे, इफेक्ट्स में जा करके यहाँ पे लिफ्ट कर दो, देखो 3D टाइप का लगने लगा। एस को ना स्मॉल कर देते हैं, एस कैपिटल सही नहीं है। अच्छा, अब ये क्यों कैपिटल आ रहा है, मैं स्मॉल में लिख रहा हूँ फिर भी कैपिटल आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन सेलेक्टेड, जैसे मैं उसको सेलेक्ट करूंगा ना, ये देखो ए सेलेक्टेड है अपर केस, मैं इसको अनचेक करूंगा, एस छोटा हो गया, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए, बाकी सारे अदर ऑप्शंस को आप ट्राई करके देखना, सब कुछ बढ़िया यहाँ पे आपको मिलेगा। अब इस इमेज को मुझे डाउनलोड करना है। डाउनलोड कैसे करेंगे, टॉप राइट कॉर्नर पे शेयर का ऑप्शन है, आपको जाना होगा डाउनलोड में। फाइल टाइप में ध्यान रखिएगा PNG होना चाहिए, ये साइज़ है। डाउनलोड पे क्लिक करो, आपके कंप्यूटर पे ये इमेज डाउनलोड हो जाएगी। मैं जस्ट आपको इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ। ये देखो, ये इमेज आ गई 600 बाई 400 की, ऐसी दिखाई देगी। अब इस इमेज को मुझे अपने वर्डप्रेस के पोस्ट में अपलोड करना है। मैं इस इमेज को एज अ फीचर्ड इमेज लगाना चाहता हूँ। फीचर्ड इमेज का मतलब होता है जैसे यूट्यूब में थंबनेल होता है ना, थंबनेल इमेज होती है। थंबनेल ये बताती है कि वीडियो किस बारे में है। ब्लॉग पोस्ट में फीचर्ड इमेज होती है जो ये बताती है कि पोस्ट किस बारे में है। तो मुझे फीचर्ड इमेज को सेट करना है। उसके लिए हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाएंगे, आपको एग्जिट करना होगा। जब फर्स्ट टाइम आप एग्जिट करोगे तो इस तरह का आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा, दिस पोस्ट लिखा होगा। अप्लाई करने के बाद स्टे ऑन पेज करना, एक बार पेज को फिर से अपडेट कर देना। अब जब आप एग्जिट करोगे तो वो पॉपअप नहीं आएगा, ठीक। अब फीचर्ड इमेज कहां से सेट होती है, आप ऑल पोस्ट में जाओगे, ये जो आपका पोस्ट है एडिट कर लेना और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे सबसे नीचे आपको मिलेगा फीचर्ड इमेज का ऑप्शन, क्लिक करेंगे। अपलोड फाइल्स में जाके सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करना, जहां भी हमने उस इमेज को डाउनलोड कर रखा है उसे अपलोड कर देते हैं। तो ये हमारी इमेज आ गई है। सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक करो एंड देन आफ्टर आपको अपडेट कर देना है इस पोस्ट को। तो हमने पोस्ट को सक्सेसफुली पब्लिश कर लिया है। ये लिखा है पोस्ट अपडेटेड, व्यू पोस्ट। न्यू टैब में ओपन करके एक बार देख लेते हैं। देखो ये पोस्ट इस तरह की दिखाई देती है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अपने होम पेज पे चलते हैं। ये तो हमारा लिंक है ना, इसको डिलीट कर दो, ठीक है। हमारा होम पेज कैसे ओपन होगा, howtosearch.in जब टाइप करेंगे और एंटर पुश करेंगे तो हमारा होम पेज आता है ना। ये हमारा होम पेज है। 2 पोस्ट पहले से अवेलेबल हैं, एक हमने लिखी है, एक वर्डप्रेस की तरफ से पहले से लिख के आती है हेलो वर्ल्ड नाम की। इस पोस्ट को हम डिलीट कर देते हैं। ऑल पोस्ट में जाते हैं, हेलो वर्ल्ड को बिन कर दो, डिलीट कर दो। फिर से इस होम पेज को रिफ्रेश करो, हेलो वर्ल्ड गायब हो गई। अब इस होम पेज को हमें डिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट एक पेज होता है वर्डप्रेस की तरफ से जो आपके ब्लॉग पोस्ट को रिप्रेजेंट करता है आपके होम पेज पे। हम एक मैनुअली होम पेज बनाएंगे, उस पेज पे पोस्ट्स को डिस्प्ले करवाएंगे। तो एक काम करता हूं, मैं इस वीडियो को फिर से पॉज करके फटाफट 2-3 पोस्ट क्रिएट कर लेता हूं ताकि आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े और फिर हम होम पेज को डिज़ाइन करते हैं। सो मैंने टोटल 3 पोस्ट लिखे हैं, रेफ्रिजरेटर फॉर ऑफिस, बेस्ट रेफ्रिजरेटर फॉर कॉफी शॉप्स इन बजट और बेस्ट रेफ्रिजरेटर इन इंडिया 2023, ठीक है। अब अपने होम पेज को एक बार रिफ्रेश करते हैं। देखो 3 पोस्ट दिखेंगे, एक पोस्ट ये हो गया, दूसरा पोस्ट ये है, तीसरा पोस्ट ये है। अभी होम पेज अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, तो अब एक नया पेज क्रिएट करते हैं। पेज क्रिएट करने के लिए आपको जाना होगा पेजेस में, ऐड न्यू पे क्लिक करोगे आप। यहाँ पे टाइटल दे दो पेज का HOME, होम, ठीक है। देन आफ्टर राइट हैंड साइड पे एक्स्ट्रा में कुछ सेटिंग्स होती हैं, जैसे कि ये है एक्स्ट्रा सेटिंग्स। कंटेनर लेआउट में आपको चूज करना होता है फुल विड्थ और साइड बार में कर देना है नो साइड बार। यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं जिसे आपको डिसेबल करना होगा, जैसे कि डिसेबल टाइटल, डिसेबल ब्रेड क्रम्ब, डिसेबल फीचर्ड इमेज और डिसेबल बैनर एरिया। ये 4 चीज़ें हमें पेज में डिसेबल कर देनी होती हैं। इसके बाद आप पेज को पब्लिश कर दो। अभी हमने ब्लैंक पेज पब्लिश किया है, पेज पब्लिश्ड आ रहा है, व्यू पेज क्लिक करोगे आप, देखो खाली पेज है, कुछ भी नहीं है। इस पेज को हम डिज़ाइन करना सीखेंगे, तो फिर से हम वही काम करेंगे, एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे। एलिमेंटर की स्क्रीन लोड हो गई। एक हम सेक्शन ले लेंगे, ये मैंने एक सेक्शन ले लिया। इस सेक्शन के अंदर मैं एक बड़ी सी बैनर इमेज लगाऊंगा। बेसिकली मैंने कैनवा की हेल्प से एक बैनर इमेज डिज़ाइन की है। तो हम यहाँ पे इमेज दिखाने के लिए इमेज विजेट को ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। ये इमेज विजेट हमने पुट कर दिया है। लेफ्ट हैंड साइड पे इसकी सेटिंग ओपन हो गई। ये कह रहा है चूज इमेज, कौन सी इमेज दिखानी है, क्लिक करो। अपलोड फाइल्स में जाते हैं, वो इमेज मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है जो कि बैनर इमेज का काम करेगी। बिल्कुल लैंडस्केप में है, रेक्टेंगुलर इमेज है, ठीक है। तो ओपन कर लेते हैं इसको। ये इमेज इस तरह की
दिखाई देती है। इस इमेज को हम थोड़ा सा 3D टाइप का भी बना सकते हैं। पहले इमेज साइज आपको चूज करना है फुल, ताकि थोड़ी सी भी इमेज क्रॉप या ब्लरी ना हो। स्टाइल पे जाना होगा, थोड़ा सा 3D इफेक्ट लगाने के लिए आपको यहाँ पे ऐड करना है बॉक्स शैडो इफेक्ट। इनेबल कर दो, देखो 3D टाइप का इफेक्ट आ गया। अब यहाँ से कलर वगैरह आप चूज कर सकते हो इस इफेक्ट के। काफ़ी डार्क है, आप इसे लाइट कर सकते हो। ओके, इसके बाद आप चाहो तो ब्लर की क्वांटिटी थोड़ी और इंक्रीज भी कर सकते हो, है ना। देखो राइट हैंड साइड पे इसका इफेक्ट आपको दिखाई देता रहेगा, तो मैं इसे थोड़ा कम ही रखूंगा। इतना कर लिया। अब इसके नीचे मैं 3 कॉलम्स में तीनों ब्लॉग पोस्ट दिखाना चाहता हूं, तो उसके लिए एक नया सेक्शन लेंगे। ये मैंने एक नया सेक्शन ले लिया है। अभी ये एक कॉलम का सेक्शन है। अगर मुझे एक और नया कॉलम ऐड करना है, तो ये देखो कॉलम का आइकन दिया होता है, इस पर राइट क्लिक करो और ऐड न्यू कॉलम पे क्लिक कर दो, एक और कॉलम आ गया। इसी तरह से आप एक कॉलम और ऐड कर सकते हो। बट फिलहाल पोस्ट के केस में हमें डिफरेंट कॉलम्स की जरूरत नहीं होती है, तो इन कॉलम्स को आप इस तरह से डिलीट भी कर सकते हो। ये सिर्फ मैंने आपको आइडिया दिया है, हो सकता है आपको आगे एक्स्ट्रा कॉलम्स को ऐड करना पड़े, तो आप कहीं अटक ना जाओ कि यार कैसे ऐड करते हैं कॉलम्स। उम्मीद करता हूं अभी तक इतना वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और कोई भी आपके मन में डाउट है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर्स करूंगा। अब इस प्लस पे क्लिक करो। अब हमें डायनेमिकली उन ब्लॉग पोस्ट को होम पेज पे दिखाना है, तो उसके लिए यहां पे एक विजेट दिया होता है POST। जैसे ही आप टाइप करोगे पोस्ट, ये आ गया पोस्ट्स। ड्रैग करके ड्रॉप कर दो सेकंड वाले सेक्शन के अंदर। जैसे ही आपने पोस्ट को ड्रॉप किया, देखो बाय डिफॉल्ट अपने आप ये सारे पोस्ट को फैच करके दिखाने लग जाता है। अभी डिजाइन बेटर नहीं लग रहा है, थोड़ा डिजाइन चेंज करते हैं। पोस्ट की सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ऑलरेडी ओपन हो चुकी है। अगर सेटिंग नहीं दिखती है तो आप पेंसिल पे क्लिक करना, सेटिंग दिखने लग जाएगी। अब यहाँ पे कॉन्टेंट के अंदर दिया है स्किन। राइट नाउ ये क्लासिक टाइप की स्किन है, आप चाहो तो स्किन चेंज कर सकते हो। अगर कार्ड्स कर दोगे थोड़ा अच्छा लगेगा। देखो 3D टाइप का इफेक्ट लग रहा है, मुझे कार्ड काफी ज्यादा पसंद है। ठीक है, तो कार्ड इफेक्ट मुझे सही लगेगा। कॉलम्स कह रहा है कितने कॉलम दिखाने हैं। मान लो आपने 50 पोस्ट पब्लिश की है बैकएंड में, तो 50 पोस्ट को आप फ्रंट एंड पे होम पेज पे कितने कॉलम्स में दिखाना चाहते हो, 3 में, 4 में, 5 में। मैंने यहाँ पे 3 कॉलम चूज कर रखा है, तो 3 कॉलम दिख रहे हैं, 1, 2 एंड 3। अगर मैं यहाँ पे 2 सेलेक्ट कर दूंगा तो सिर्फ 2 कॉलम दिखेंगे, थर्ड वाली पोस्ट नीचे चली जाएगी। देखो नीचे आ गई। तो बेटर तरीका ये है कि हम 3 कॉलम्स ही ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद शो इमेज का ऑप्शन है, ये फीचर्ड इमेज के लिए। अगर आप फीचर्ड इमेज दिखाना चाहते हो यहाँ पे, तो इसे यस रखो, नो कर दोगे तो हाइड हो जाएगी। तो फीचर्ड इमेज तो हमें दिखाना ही चाहिए। पोस्ट्स पर पेज, टोटल कितनी पोस्ट आपको एक पेज पे दिखानी है, यहाँ पे 6 सिलेक्टेड है। मतलब अगर आप 3 पोस्ट और लिखोगे तो वो यहाँ पे नीचे दिखने लग जाएगी 1, 2 एंड 3 करके, टोटल 6 हो जाएगी। फिर और पोस्ट अगर आप लिखोगे तो यहाँ पे नंबर्स ऐड हो जाएंगे, 1, 2, 3 पेज वाले, पेजिनेशन कहलाता है। तो यूजर उस नंबर पे क्लिक करेगा तब अगली पोस्ट दिखाई देंगी। तो यहां पर आप कंट्रोल कर सकते हो नंबर ऑफ पोस्ट की सेटिंग। देन आफ्टर ये इमेज साइज दिया हुआ है 300 बाय 300, तो ठीक है, इसमें कुछ भी मत करना। क्या टाइटल दिखाना चाहते हो, ये टाइटल है, बिल्कुल दिखाना है, तो इसको शो रखेंगे। एक्सेप्ट का मतलब होता है थोड़ा सा जो टेक्स्ट है। इस ब्लॉग पोस्ट में काफी बड़ा टेक्स्ट है, हम कितना टेक्स्ट यहां पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो आप यहां से कंट्रोल कर सकते हो। तो एक्सेप्ट लेंथ 100 दिखा रहा है, आप इसे चाहो तो कम भी कर सकते हो। मैं चाहता हूं सिर्फ 50 वर्ड्स ही यहां पे दिखाई दे, तो यहां पे मैंने 50 की लेंथ रखी है। अभी अपडेट नहीं हो रहा, बट जब हम इस पेज को अपडेट करके देखेंगे फ्रंट एंड पे, तब अपडेटेड दिखाई देगा। देन आफ्टर मेटा डेटा। मेटा डेटा का मतलब क्या होता है, ये किस डेट में पोस्ट पब्लिश हुआ है, कितने नंबर ऑफ कमेंट्स हैं। तो यहाँ पे दोनों सिलेक्टेड हैं। अगर आपको डेट हटानी हो तो हटा सकते हो, नंबर ऑफ कमेंट्स को हटाना है तो हटा सकते हो। अगर नहीं हटाओगे तो जितने भी लोग इस पोस्ट पे कमेंट करेंगे वो सब अपने आप यहाँ पे दिखने लग जाएगा। नंबर मतलब कितने कमेंट है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये है बैज वाला ऑप्शन। अब बैज का मतलब क्या होता है, ये है बैज, होम अप्लायंसेस लिखा है ना, इसकी कैटेगरी का नाम। अगर आप बैज को हाइड करना चाहो तो हाइड कर सकते हो, बैज हट जाएगा। सिमिलरली अवतार का मतलब क्या है, ये जो फोटो है। अभी मैंने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में अपना फोटो सेट नहीं किया। अगर मैं अपना फोटो प्रोफाइल बना के सेट कर दूंगा तो फिर मेरा फोटो यहां दिखता रहेगा। तो फिलहाल अवतार को भी हम हटा देते हैं, इसकी भी हमें जरूरत नहीं है। अब इस पेज को आप अपडेट कर दोगे। ठीक है, अपडेट करने के बाद अब हम फ्रंट पेज पे देखते हैं कैसा दिखाई देता है। तो हमारा होम पेज है ना, हमने होम पेज का ऑलरेडी लिंक ओपन किया हुआ था, इसे रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखो, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ऊपर एक बैनर इमेज आ गई है और फिर नीचे पोस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से आप अपने होम पेज को भी डिजाइन कर सकते हो। और ये जितने भी पोस्ट हमने यहाँ पे दिखाए ना, सब डायनेमिक हैं। किसी पे भी आप क्लिक करोगे तो उसका इंडिविजुअल पेज अपने आप ओपन हो जाएगा। देखो अपने आप ओपन हो गया है ना। इसी तरह से अगर इस पोस्ट को ओपन करूंगा, इसका पेज अपने आप ओपन हो जाता है, एंड सो ऑन। तो बेसिकली इस तरह से आप अपने होम पेज को डिजाइन कर सकते हो। अब अगला स्टेप है कि हमें
मेन्यूज क्रिएट करने हैं और लोगो सेट करना है। यहाँ पे अभी टेक्स्ट लिख के आ रहा है, ये साइट का नाम है, इसे हटा के मुझे लोगो सेट करना है। यहाँ पे मेन्यूज आने चाहिए। उससे भी पहले एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेरा मेन डोमेन क्या है? मेरा मेन डोमेन है howtosearch.in। जब मैं इसको ओपन करता हूं तो मेरा होम पेज नहीं दिखता, वही पुराना वाला डिजाइन फिर से आ गया। जब होम मेन्यू पे क्लिक करता हूं तब होम पेज आता है। ऐसा क्यों? होना तो ये चाहिए ना कि जब कोई यूजर howtosearch.in ओपन करे तब होम पेज आना चाहिए। अब देखो, हमें मालूम है होम नाम का मैंने एक पेज बनाया है जो मेरे लिए होम पेज की तरह काम करेगा। वर्डप्रेस को नहीं मालूम है, मुझे वर्डप्रेस को बताना पड़ेगा कि भाई ये जो होम वाला पेज है ना, इसे ही आपको दिखाना है जब कोई भी यूजर howtosearch.in ओपन करेगा। तो इसकी सेटिंग आपको कहां पर मिलेगी? वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। सेटिंग्स में आप जाओगे, रीडिंग पे क्लिक करना, ये दिया हुआ है ऑप्शन योर होम पेज डिस्प्लेज योर लेटेस्ट पोस्ट। आप चूज करोगे स्टैटिक पेज और होम पेज वाले ड्रॉप डाउन में से होम को सेलेक्ट करके सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना। अब जब आप अपना मेन डोमेन रिफ्रेश करोगे, देखो होम पेज दिखाई देगा। एक बार हार्ड रिफ्रेश कर लेते हैं, आई थिंक कैश मेमोरी का इशू है। अब देखो, आप हमारा मेन डोमेन है और ये हमारा होम पेज आ गया। ठीक है, तो ये भी बेहद इंपॉर्टेंट सेटिंग है, भूल मत जाना। इसलिए मैं कहता हूं मेरे सारे वीडियोस को प्रॉपर तरीके से देखा करो बिना स्किप किए, क्या पता कोई छोटी सी चीज आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। अब हेडर को रेडी करते हैं। हेडर में पहले लोगो पुट करना है। लोगो कैसे सेट किया जाता है? बड़ी सिंपल सी सेटिंग है। अपीयरेंस में आप जाओगे और यहां पर दिया होता है कस्टमाइज, क्लिक करना, एक नया पेज ओपन हो जाएगा। लोगो हेडर का पार्ट है तो उसकी सारी सेटिंग कहां मिलेगी? हेडर बिल्डर में मिलेगी। क्लिक करो, ये है साइट टाइटल एंड लोगो। यहां से आप लोगो सेट कर सकते हो। कैनवा की हेल्प से ऑलरेडी मैंने एक लोगो पहले ही डिजाइन किया हुआ है, मुझे बस देखना पड़ेगा वो लोगो कहां पर है। ओके, सो ये है वो लोगो। ओपन कर लेते हैं एंड सेलेक्ट कर देंगे। यहां पर आपको स्किप क्रॉपिंग कर देना ताकि लोगो हमारा क्रॉप ना हो जाए। काफी बड़ा लोगो है, लोगों की विद आप यहां से कंट्रोल कर सकते हो, छोटा बड़ा जितना करना हो वो कर सकते हो। ठीक है, लोगों की विद। इसके बाद ये साइट टाइटल आ रहा है, अगर आप इसको हटाना चाहते हो, ये साइट टाइटल वाला बॉक्स है, यहां से इसको रिमूव कर देना बस। ठीक है, साइट टाइटल भी हट गया। पब्लिश कर दो। फ्रंट पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं, देखो लोगो आ गया, बड़ा इजी है। अब मेन्यूज क्रिएट करने हैं। मेन्यूज क्रिएट करने से पहले आपको पेजेस बनाने होते हैं या आपको पोस्ट कैटेगरीज बनानी होती हैं। अब चूंकि ये हमारा एक रेफ्रिजरेटर बेस्ड ब्लॉग है तो यहां पर हम पोस्ट कैटेगरीज एज अ मेन्यू डिस्प्ले करवाएंगे। किस तरह की पोस्ट कैटेगरीज हो सकती हैं? तो हमने ऑलरेडी पोस्ट तो लिख रखा है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेटर को एज अ पोस्ट कैटेगरी बना सकते हैं। हो सकता है आप आगे चल करके सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर के लिए अलग पोस्ट राइट करोगे, इसमें कई सारे डिफरेंट टाइप ऑफ पोस्ट आ सकते हैं। डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ पोस्ट आ सकते हैं, तो इनको आप एज अ कैटेगरी बना सकते हो। सिंगल डोर, डबल डोर, साइड बाय साइड या बॉटम फ्रीजर या फ्रेंच डोर, इनको एज अ कैटेगरी कैसे हम बनाएंगे? हमें जाना होगा पोस्ट में और यहां पे दिया होता है कैटेगरीज। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था आप कैसे पोस्ट कैटेगरी बनाते हो। एक हमने ऑलरेडी बनाई थी होम अप्लायंसेज। अब यहां पर हम सिंगल डोर, ठीक है, ये एक कैटेगरी हो जाएगी। अब इस कैटेगरी को हम पुट करेंगे होम अप्लायंसेस के अंडर, क्योंकि जो सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर होता है वो कहीं ना कहीं होम अप्लायंसेस के अंडर ही आता है। तो यहां पर आप एक काम करो, सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर भी लिख लो, REFRIGERATOR, ठीक है। और इसको हम पेरेंट कैटेगरी बना देंगे। होम अप्लायंसेस पेरेंट कैटेगरी हो गई किसकी? सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर की। ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करोगे, देखो यहां पे आ गई, डैश लगा है ना आगे, इसका मतलब ये इस होम अप्लायंसेस की सब कैटेगरी बन चुकी है। इसी तरह से हम यहां पे ले सकते हैं डबल डोर, तो यहां पे सिंपली टाइप कर देंगे DOUBL डबल डोर। पेरेंट कैटेगरी सेम रहेगी, ऐड न्यू कैटेगरी कर दिया, ये डबल डोर आ गई। देन आफ्टर आई थिंक एक और कैटेगरी कौन सी हो सकती है? बॉटम फ्रीजर, है ना, तो यहां पर लिख लेते हैं BOTTOMFREZERREFRIGERATOR, बॉटम रेफ्रिजरेटर फ्रीजर वाला। इसको भी हम ऐड न्यू कैटेगरी कर देंगे। हमने टोटल 3 सब कैटेगरीज बनाई है होम अप्लायंसेज में। अब इन तीनों को हम मेन्यू में डिस्प्ले करवा सकते हैं। कैसे डिस्प्ले करवाते हैं? आपको अपीयरेंस में जाना होगा, मेन्यूज में, यहां पर सबसे पहले एक मेन्यू ग्रुप का नाम देना होता है। फॉर एग्जांपल मेन मेन्यू, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ये सिर्फ हमारे रेफरेंस के लिए होता है। डिस्प्ले लोकेशन आपको प्राइमरी मेन्यू जरूर सेलेक्ट करना है। ऐसा क्यों? एस्ट्रा थीम में ये जो सबसे ऊपर वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया जहां मैं माउस मूव कर रहा हूं, इस एरिया को पहले से ही नाम दे दिया गया है प्राइमरी मेन्यू। मतलब कोई भी मेन्यू अगर आप यहां पे क्रिएट करोगे और डिस्प्ले लोकेशन में प्राइमरी मेन्यू सेलेक्ट कर दोगे तो वो मेन्यू इस वाले लोकेशन पे दिखाई देने लग जाएगा। इसलिए हमें डिस्प्ले लोकेशन जरूर सेलेक्ट करना होता है। एक बार क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करेंगे, पेज सेव होकर रीलोड होगा। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, ये है कैटेगरीज।
क्लिक करोगे आप, देन आफ्टर आपको व्यू ऑल पे जाना है। तो जितने भी कैटेगरीज हमने पोस्ट में बना रखी हैं वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। अब जिस कैटेगरी को भी आपको मेन्यू में डिस्प्ले करवाना है आप उसको सेलेक्ट करो इस तरह से एंड ऐड टू मेन्यू पे क्लिक कर दो, यहाँ पे आ जाएगी। एक बार सेव मेन्यू पे क्लिक कर देते हैं। ओके, अब अपने होम पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखो तीनों कैटेगरीज के नेम आ गए। हमें यहाँ पे होम भी डिस्प्ले करवाना है, होम मेन्यू, ताकि कभी भी अगर हम किसी दूसरे पेज पे हैं तो होम मेन्यू पे क्लिक करके हम होम पेज पे आ सकें। अब आपको याद होगा होम कोई पोस्ट कैटेगरी नहीं है, होम एक पेज है जो हमने पहले क्रिएट किया था। तो हम मेन्यूज में जाएंगे। अब होम हमें कहाँ मिलेगा? कैटेगरीज में नहीं मिलेगा, हमें पेजेस वाले टैब पे मिलेगा, इसके अंदर व्यू ऑल पे आप जाओगे, ये रहा होम, सिंपली ऐड टू मेन्यू पे क्लिक कर दो, यहां पे आ गया। अब मैं चाहता हूं होम सबसे पहले आए। देखो यहां पे सबसे नीचे है ना होम, तो यहां पर भी सबसे लास्ट में दिखाई देगा। अगर आपको होम को सबसे पहले दिखाना है तो सिंपली इसे उठा करके बस स्टार्टिंग में ऐसे पुट कर देना, सबसे टॉप पे आ जाएगा। सेव मेन्यू पे क्लिक कर देते हैं एंड देन अपने होम पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। दैट्स इट, देखो होम आ गया है ना, बाकी सारी कैटेगरीज आ चुकी हैं। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि कैटेगरीज के नाम बहुत ज्यादा बड़े बड़े दिख रहे हैं, है ना, मेन्यू के हिसाब से बहुत ज्यादा बड़े बड़े नाम है, हो सकता है अगर आप एक दो और मेन्यू यहाँ पे ऐड कर दोगे तो ये तो यहाँ पे सेकंड लाइन में शिफ्ट हो जाएंगे, सही नहीं लगेगा। तो इनके नाम हम शॉर्ट भी कर सकते हैं, मतलब मेन्यू में हम शॉर्ट करके दिखा सकते हैं। वो कैसे करते हैं? जैसे बॉटम फ्रीजर रेफ्रिजरेटर लिखा हुआ है, आप इसे एक्सपेंड करोगे, रेफ्रिजरेटर वर्ड को आप चाहो तो यहां से हटा दो, ठीक है, बस बॉटम फ्रीजर, क्योंकि यूजर को ऑलरेडी मालूम होगा रेफ्रिजरेटर वाला ब्लॉग है तो ऑब्वियस सी बात है ये जो लिखा हुआ है रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड ही है। इसी तरह से इसमें से भी रेफ्रिजरेटर हटा देते हैं और थर्ड वाले में से भी हम रेफ्रिजरेटर वर्ड को रिमूव कर देंगे। ठीक है, हमारा मेन्यू देखो सेव हो गया। अब एक बार फिर से अपने होम पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं, ये हमारे पास मेन्यूज वगैरह आ गए। तो ऐसे हम हेडर में लोगो पुट करते हैं और मेन्यूज क्रिएट करते हैं। अब बारी आती है फुटर में। यहां पे जैसे कॉपीराइट सी और 2023 वगैरह लिखा है, हम चाहते हैं पॉवर्ड बाय यहां पे मेरा नाम लिख करके आ जाए और जब कोई यूजर मेरे नाम पे क्लिक करे तो ये वाला पेज ओपन हो जाए, मतलब मेरे नाम को एज अ लिंक मैं बनाऊंगा। तो फुटर कैसे एडिट करना है भाई? इसके लिए आपको अपीयरेंस में जाना होगा, कस्टमाइज पे, फिर से वही कस्टमाइजेशन पैनल ओपन करेंगे। ये दिया है फुटर बिल्डर, एक्सपैंड करो, कॉपीराइट वाला सेक्शन ये है। यहां पर देखो सारा कंटेंट लिखा हुआ है। अभी जो बॉक्स के अंदर लिखा है ना, मतलब ब्रैकेट लगा है, फिर कॉपीराइट है, एक्चुअल में इसे हम कहते हैं शॉर्ट कोड। पहले से ही थीम में डिफाइन है कि अगर ब्रैकेट के अंदर ये कॉपीराइट वर्ड लिख दिया जाएगा तो सी वाला सिंबल बन करके आ जाएगा। करंट अंडरस्कोर ईयर लिख दिया जाएगा इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो जो करंट ईयर चल रहा होगा वो अपने आप मेंशन हो जाएगा। पावर्ड बाय ये थीम ऑथर जो लिखा है ना, अभी राइट नो थीम ऑथर कौन है? एस्ट्रा वर्डप्रेस थीम, ये थीम के ऑथर हैं। तो यहां से इसका नाम हटा करके मैं अपना नाम लिखूंगा, सद्दाम कासिम। ठीक है, तो यहां पे देखो सद्दाम कासिम आ गया। अब इस नाम को मुझे लिंक करना है अपनी वेबसाइट से, तो मेरी वेबसाइट का यूआरएल ये है, लिंक ये है, यूआरएल लिंक सब कुछ कहते हैं, कॉपी कर लो HTTPS के साथ में। अब अपने नाम को मैं यहां से हाईलाइट करूंगा। इसके बाद ये दिया है लिंक वाला ऑप्शन, इंसर्ट और एडिट लिंक, क्लिक करेंगे और यहां पर उस लिंक को पेस्ट करके बस आपको अप्लाई कर देना है और यहां इस रिजल्ट को आप पब्लिश कर दो। फ्रंट पेज को अब रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ये देखो मेरा नाम आ गया, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा फिर से देखो यही वाला पेज ओपन हो गया। एक बार आपको न्यू टैब में भी ओपन करके दिखा देता हूं। ये देखो हाउ टू सर्च .in ओपन हो गया। तो आप भी अपना नाम पुट कर सकते हो, अपनी वेबसाइट को एज अ लिंक यहाँ पे लगा सकते हो। अब हमारे प्लानिंग के हिसाब से हमने कितना काम कर लिया, मेन्यूज भी बना लिया, फुटर वगैरह सब कुछ रेडी हो गया। अब ब्लॉग को थोड़ा ऑप्टिमाइज करना सीखते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था ब्लॉग बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ब्लॉग को सेटअप करना बड़ी बात नहीं है, बट ब्लॉग को ऑप्टिमाइज करना इंपॉर्टेंट है, तभी आपका ब्लॉग पोस्ट गूगल पे रैंक करता है। तो थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइजेशन मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि हेडिंग स्ट्रक्चर। अब ये हेडिंग स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? मेरे पास ये एक चार्ट है, आप चाहो तो इस वीडियो को पॉज करके इसका स्नैपशॉट ले लो। ब्लॉग में बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ब्लॉग दो लोग रीड करते हैं, एक तो यूजर रीड करता है, जो हमारा व्यूअर होगा, जो हमारे ब्लॉग पे आएगा वो रीड करेगा, दूसरा गूगल रीड करता है। तो गूगल बेसिकली टेक्निकली सारी चीजों को रीड करेगा। अगर गूगल को सही स्ट्रक्चर मालूम चलेगा हेडिंग्स का, तो वो प्रॉपर तरीके से उसको रीड कर पाएगा, समझ पाएगा और उसी के बेसिस पे वो उस पोस्ट को ऑप्टिमाइज करके गूगल पे शो कर देता है। ठीक है, तो यहां पे ये हेडिंग स्ट्रक्चर है। अब सबसे पहली चीज मैं आपको लाइव पोस्ट दिखाता हूं। जैसे हमारा सबसे पहला पोस्ट ये वाला था ना, इसे ओपन कर लेते हैं और हेडिंग स्ट्रक्चर ये रहा। ठीक है, इससे हमें मैच करना है।
देखो ब्लॉग टाइटल जो होता है ना, ये H1 टैग में रहेगा। ब्लॉग टाइटल क्या, ये ब्लॉग टाइटल बेस्ट रेफ्रिजरेटर इन इंडिया 2023 हमने टाइटल वाले बॉक्स में पुट किया था, तो ये H1 टैग में हमेशा रहता है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जो भी टाइटल आप पुट करते हो बैकएंड में, वो टाइटल अपने आप H1 में असाइन हो जाता है, या आप यूं कह लो H1 टैग टाइटल पे असाइन हो जाता है। ठीक है, दोनों चीज कह सकते हैं। अब इसके अंदर जितना भी कंटेंट, जितनी भी हेडिंग्स हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू रेफ्रिजरेटर्स इन 2023, ये H2 टैग में ही आएगा। कभी H1 में कोई भी इसमें से हेडिंग नहीं जाएगी, हमेशा H2 टैग में ही रहेगी। अगर इस हेडिंग के अंदर एक और सब हेडिंग आ रही होती ना, तो वो H3 में चली जाती। मान लेते हैं यहां पे जैसे ये है, चलो मैं इसको एडिट करके आपको दिखाता हूं। ठीक है, इस वाले पोस्ट को हम एडिट ही कर लेते हैं और स्ट्रक्चर भी अपना ओपन रखेंगे। कहां गया स्ट्रक्चर, ये है स्ट्रक्चर। ठीक है, इसे भी ओपन रखेंगे और लाइव में आपको हेडिंग स्ट्रक्चर फिक्स करना बताऊंगा। एक बार इस पेज को फिर से रिलोड कर लेते हैं। ओके, ये आ गया। अब देखो इस हेडिंग पे हम चलते हैं, तो यहां पर कंटेंट में देखो HTML टैग कौन सा लगा है, H2 है, तो ये एक तो हेडिंग हो गई। अगर आप चाहते होगे ये वाली जो टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेटर है, ये इस हेडिंग की भी सब हेडिंग है, तो इस वाली हेडिंग को आपको इमीडिएटली बना देना होगा H3 टैग। H2 के बाद H3 आता है, H3, तो गूगल समझ जाएगा भाई कि ये मेन हेडिंग है, इसके अंदर ये सब हेडिंग आ रही है। अगर आप इसको भी इस ऊपर वाली हेडिंग इंट्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर्स इन 2023 का सब हेडिंग बनाना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस हेडिंग को भी असाइन करना होगा H3 में। तो अब ये टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेटर, की फीचर्स टू लुक फॉर, ये दोनों सब हेडिंग इसकी बन चुकी हैं। ठीक है, तो गूगल स्ट्रक्चर समझेगा। अगर इस टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेटर के अंदर भी कोई और सब हेडिंग आ रही होती, तो वो किस में जाती, H4 टैग में चली जाती। तो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है। अब फिर से यहां पे ये H2 टैग में है ना, टॉप रेफ्रिजरेटर ब्रांड्स इन इंडिया, H2 टैग है, तो गूगल समझ जाएगा भाई कि ये एक मेन हेडिंग थी, इसके अंदर ये वाली हेडिंग थी, ये वाली हेडिंग थी, अब ये वाली फिर से एक मेन हेडिंग है ये, क्योंकि H2 है मतलब सबसे बाहर आ गई है ना। तो स्ट्रक्चर जो हेडिंग का है ना, वो बिल्कुल आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। अगर H3 के अंदर कोई और सब हेडिंग आ रही है, तो आप उसमें H4 टैग असाइन करोगे। ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। और ये हेडिंग टैग कहां तक जाता है, H6 तक जाता है। H1 तो हमेशा टाइटल के लिए रिजर्व है, H1 आपको किसी में भी मैनुअली नहीं लगाना है। H2 के अंदर कोई हेडिंग आ रही है तो H3 चली जाएगी, H3 के अंदर भी कोई और हेडिंग आ रही है तो H4 में जाएगी, H4 के अंदर भी कोई सब हेडिंग है तो H5 में जाएगी, इसी तरह से H6 में चली जाएगी। तो ये बेसिकली हेडिंग स्ट्रक्चर होता है, आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। इस पेज को या पोस्ट को अपडेट कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंसर्टिंग इमेजेस इन पोस्ट। अब पोस्ट के बीच में हमें इमेजेस को इंसर्ट करना है। अभी ये हमारा पोस्ट है ना, अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से देखोगे तो बस टेक्स्ट टेक्स्ट टेक्स्ट। हम खुद भी बोर हो जाते हैं टेक्स्ट पढ़ने में, जब तक कोई इमेज ना हो, कोई मिर्च मसाला ना हो। तो इमेज होना बेहद जरूरी है पोस्ट के बीच में। गूगल भी इस चीज को प्रेफर करता है और ऑडियंस भी प्रेफर करती है। थोड़ी बहुत इमेजेस होनी चाहिए, तभी पोस्ट पढ़ने में मजा आता है। अब कैनवा से आप इमेजेस तो डिजाइन कर ही लोगे। जो मैंने फीचर्ड इमेज डिजाइन की थी ना, उसी इमेज को मैं यूज करके आपको दिखा देता हूं। जैसे इस पोस्ट में मान लो ये टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेटर जो लिखा हुआ है, मैं चाहता हूं आधे पोर्शन में ये कंटेंट पूरा आ जाए और आधे पोर्शन में वो वाली इमेज शो हो जाए। तो वो कैसे करेंगे, हम वापस चलते हैं एडिटिंग वाली स्क्रीन पे। अब यहां पे एक नई चीज आपको यूज करनी है, जो है इनर सेक्शन। इस इनर सेक्शन को यहां उठा के रख दोगे। इनर सेक्शन का मतलब क्या है, ये आउटर सेक्शन के अंदर एक और सेक्शन आ गया। ठीक है, अब इस हेडिंग को उठाकर, सॉरी ये वाली हेडिंग थी ना, मैं इसकी बात कर रहा था, तो यहां ऊपर रख लेते हैं। ठीक है, इस हेडिंग को उठा के फर्स्ट वाले कॉलम में ड्रॉप कर देते हैं। ये मैंने ड्रॉप कर दिया। दूसरी वाला जो कंटेंट है, इसको उठा करके भी फर्स्ट वाले कॉलम में पुट कर दो। ये फर्स्ट वाले कॉलम में आ गया, हाफ पोर्शन में। ठीक है, राइट वाले कॉलम की विड्थ थोड़ी सी कम कर देते हैं और राइट में हम एक इमेज डिस्प्ले करवाते हैं। इमेज डिस्प्ले करवाने के लिए हमें लेना होगा इमेज विजेट। ये मैंने ड्रॉप कर दिया। जैसे ही मैंने ड्रॉप किया, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ गया, चूज इमेज का ऑप्शन। चूज इमेज पे जाओ। अगर कोई इमेज है आपके पास तो आप उसे अपलोड कर देना, नहीं है तो फिलहाल अभी मैं एग्जिस्टिंग इमेज को ही पुट कर देता हूं। जैसे ये वाली इमेज है, इसे ही पुट कर देता हूं। ठीक है, तो ये इमेज यहां पे आ गई। या एक काम कर लेते हैं, गूगल से ना एक रियल फ्रिज की इमेज निकाल ही लेते हैं। REFRIGERATOR, रेफ्रिजरेटर, कोई भी एक इमेज निकाल लेते हैं, थोड़ा सही लगेगा ना। पोस्ट के बीच में इमेजेस वगैरह आनी चाहिए, तभी मजा आता है। तो इस इमेज को हम सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे। एक दो और इमेजेस कर लेते हैं, जैसे ये वाली इमेज है, इसे भी सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे। ठीक है, दो इमेजेस चलो मैंने सेव कर ली हैं। इन दोनों इमेजेस को मैं अपलोड कर दूंगा। तो भाई अपलोड फाइल्स में गए, उस फीचर्ड वाली इमेज को ना हटा देते हैं, क्योंकि बार बार एक ही ऐसी इमेज में मजा नहीं आएगा। तो ये रही वो इमेज, सेलेक्ट किया, ये इमेज यहां शो होने लग गई। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई और इमेज दिखानी है, मान लो इस
कंटेंट के बाद दिखानी है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से एक इमेज विजेट ले लो डायरेक्टली यहाँ पे। अगर आपको इनर सेक्शन नहीं लेना है तब की बात है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे इसको प्लेस होल्डर पुट किया, चूज इमेज पे जाओ और इस इमेज को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये इमेज यहाँ पे आ गई, ठीक है, सेंटर में आ जाएगी। इनर सेक्शन हम तभी लेते हैं जब हमें कंटेंट को थोड़ा बहुत डिजाइन करना होता है, आधे में टेक्स्ट लाना है, आधे में इमेज लानी है, तब आप इनर सेक्शन यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद पोस्ट को पब्लिश कर देते हैं। अब अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश करते हैं। देखो इमेज के साथ पोस्ट थोड़ी बेटर दिखाई देती है ना, ये आ गया, फिर यहाँ पे इमेज आ गई। तो इमेज मतलब इंसर्ट करोगे तो पोस्ट का रीड टाइम बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्रिएटिंग इंटरनल लिंक्स, क्रिएटिंग एक्सटर्नल लिंक्स। अब ये दो चीजें क्या हैं? लिंक का मतलब तो आपको क्लियर होगा। लिंक का मतलब क्या होता है, एक पेज में कोई टेक्स्ट है उसे दूसरे पेज से कनेक्ट करवा देना। ये मैटर नहीं करता है कि वो आपकी ही वेबसाइट का पेज है या किसी दूसरे बंदे की वेबसाइट का पेज है, लिंक तो लिंक होता है। अब बात करते हैं इंटरनल लिंक क्या होता है। इंटरनल लिंक का मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से समझाता हूं क्या मतलब है। 3 पोस्ट है मेरे पास, एक मैंने लिखी है रेफ्रिजरेटर फॉर ऑफिस, दूसरी लिखी मैंने ये वाली पोस्ट, तीसरी लिखी ये वाली पोस्ट। तीनों को मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूं, ठीक है। ये 3 पोस्ट मैंने ओपन कर ली हैं, अदर पोस्ट को भी फिलहाल बंद करते हैं। तीनों पोस्ट हैं अलग अलग, एक पोस्ट ही, एक पोस्ट ही, एक पोस्ट ही है, ठीक है। मान लो ये वाली पोस्ट है, इसमें मैंने क्या किया, फ्रेंच डोर रेफ्रिजरेटर मान लेते हैं। इस फ्रेंच डोर रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड मैं एक पोस्ट लिख देता हूं। जैसे ये वाली पोस्ट है ना, एक काम करते हैं, इस पोस्ट को रीनेम कर देते हैं। इसको हम कर देते हैं फ्रेंच डोर, है ना, फ्रेंच डोर रेफ्रिजरेटर, REFRIGERATOR, ठीक है। अपडेट कर देते हैं। पोस्ट का नाम इस तरह से आप क्विकली अपडेट भी कर सकते हो। फ्रेंच डोर वाली ये पोस्ट हो गई है, एक बार इसे ओपन कर लेते हैं। ओके ये अब मान लो आपने इस फ्रेंच डोर रेफ्रिजरेटर टेक्स्ट को लिंक करवाना है इस वाली पोस्ट से, ताकि कोई भी यूजर अगर ये वाली पोस्ट ओपन करे और यहां पे फ्रेंच डोर रेफ्रिजरेटर पे क्लिक करे, जैसे ही क्लिक करेगा तो ये वाली पोस्ट ओपन हो जाएगी। लेकिन ये वाली पोस्ट हमारी ही वेबसाइट का पार्ट है ना, ये हमारा जो मेन डोमेन है उसी के अंदर ये वाली पोस्ट एग्जिस्ट करती है, ये हमारा ही पोस्ट है। तो इस तरह के लिंक को हम कहेंगे इंटरनल लिंक। हमने अपनी वेबसाइट के अंदर ही लिंक बनाया है, मतलब इंटरनली लिंक क्रिएट किया है, ये इंटरनल लिंक कहलाएगा। एक्सटर्नल लिंक क्या चीज हो जाएगी, मान लो कोई दूसरी वेबसाइट है, जैसे गूगल पे हम चलते हैं और यहां पे टाइप करते हैं बेस्ट रेफ्रिजरेटर इन इंडिया 2023। काफी सारे यहाँ पे ब्लॉग्स आपको दिखाई देंगे। जैसे ये आउटलुक इंडिया है, इसे ओपन किया मैंने तो यहाँ पे ये लिंक आ गया इस वाली पोस्ट का। इसको मैंने कॉपी किया। अब अगर मैं ऐसा कर दूं, इस वाले टेक्स्ट को लिंक करवा दूं इस वाले यूआरएल से, तो ये कहलाएगा एक्सटर्नल लिंक, क्योंकि मैंने अपनी वेबसाइट पे एक लिंक क्रिएट किया है जो दूसरी वेबसाइट को कनेक्ट कर रहा है। कोई यूजर अगर मेरी वेबसाइट पे आकर के अगर मेरे इस लिंक पे क्लिक करेगा तो दूसरी वेबसाइट ओपन हो रही है, तो ये कहलाएगा एक्सटर्नल लिंक, मतलब हमारे ब्लॉग के बाहर लिंक क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब एसईओ के हिसाब से इंटरनल एक्सटर्नल लिंक क्रिएट करना बेहद जरूरी है। तो अभी एक काम करते हैं, मैंने दोनों चीजें तो आपको समझा दी हैं, ऑन पेज एसईओ फिक्स करते हैं, इसमें इंटरनल एक्सटर्नल लिंक दोनों चीजें आ जाएंगी। अब आप अपने इस ब्लॉग पोस्ट का एसईओ कैसे करोगे, यही वाला चलो पोस्ट है, इसका हमें एसईओ कैसे करना है। इसके लिए आप एक फ्री प्लगइन यूज करोगे। प्लगइन्स पे जाएंगे, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और यहां पे आपको सर्च करना है RANKMATH, रैंक मैथ। रैंक मैथ एक बढ़िया फ्री एसईओ वाला प्लगइन है जो आपकी ब्लॉग पोस्ट को प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करेगा। ये है रैंक मैथ एसईओ, 2 मिलियन से ज्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशन है। इंस्टॉल करके इसे आप एक्टिवेट कर लो। मीन वाले प्लगइन एक्टिवेट हो रहा है, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं। मैंने रिसेंटली अपना एक और चैनल स्टार्ट किया है यूट्यूब पे, सद्दाम कासिम डिजिटल के नाम से। तो अगर आप यूट्यूब पे जाओगे और यहां पे आप सर्च करोगे सद्दाम कासिम डिजिटल, जैसे आप इस कीवर्ड को टाइप करोगे, ये तो मेरा मेन चैनल है जिसपे आप इस वीडियो को देख रहे हो। एक और चैनल है, यहाँ पे मैं रेड टी शर्ट में फिलहाल अभी तो बैठा हूँ, बाद में हो सकता है मैं इस फोटो को चेंज करूं, बट ये रहा मेरा चैनल सद्दाम कासिम डिजिटल और मेरा यूजर नेम भी यही है, सद्दाम कासिम डिजिटल करके। अभी आप लोग के प्यार से 5,500 सब्सक्राइबर हैं, तो इस चैनल को भी जा करके प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें। इस पर भी बहुत हेल्पफुल कॉन्टेंट मैं आगे लेकर के आने वाला हूँ और बहुत जल्दी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मैं इसी चैनल पर शेयर भी करता रहूंगा। तो इस चैनल को भी प्लीज जरूर सपोर्ट करें। ओके, आई थिंक मेरा प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। प्लगइन आई थिंक ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है शायद, एक बार देख लेते हैं।
रैंक मैथ शायद इंस्टॉल्ड है मेरे पास पहले से ही। कई बार ये एरर आ जाती है, मतलब ये कोई टेक्निकल एरर हो सकती है। देखो प्लगइन इंस्टॉल हो गया है ना, बट ये टेक्निकल एरर कई बार आ जाती है। आप इस प्लगइन को एक्टिवेट कर लेना। जैसे ही आप एक्टिवेट करोगे ना, एक सेटअप विज़ार्ड आपके सामने आएगा। यहाँ पे इस वाले स्टेप को तो स्किप कर देना। इसके बाद 4-5 पॉइंट्स आएंगे, जो भी ऑप्शन सेलेक्टेड है उसको एज इट इज छोड़ देना। स्टार्ट विज़ार्ड पे क्लिक करो। अब आपसे ये पूछ रहा है https://howtosearch.in इज a, ये क्या है जो आपका डोमेन नेम पे आपने बना रखा है, क्या चीज है ये? क्या ये एक पर्सनल ब्लॉग है, एक कम्युनिटी ब्लॉग है, न्यूज साइट है, पर्सनल पोर्टफोलियो है, स्मॉल बिजनेस साइट है, क्या है? तो इसे हम फिलहाल एक काम करते हैं, पर्सनल ब्लॉग पे ही छोड़ देते हैं। आपको अपनी वेबसाइट का नाम यहाँ पे टाइप करना है, डोमेन नेम नहीं टाइप करना है, नाम टाइप करना है। जैसे कि हाउ टू सर्च मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, क्योंकि यही मेरी वेबसाइट का नाम है। आप चाहो तो अपना नाम भी पुट कर सकते हो, अगर आप अपने ब्लॉग को अपने नाम से रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो। ठीक है, ये वाला फील्ड अपने आप फिलअप हो जाएगा। एक लोगो लगा देना, कैनवा से डिजाइन कर लेना, 112 बाई 112 पिक्सल का लोगो डिजाइन कर लेना, उसे आप यहाँ पे अपलोड कर देना। फिलहाल मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ये कह रहा है कनेक्ट गूगल सर्विसेज, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इस स्टेप को आप स्किप कर सकते हो। देन आफ्टर साइट मैप्स। अब ये साइट मैप क्या होता है? साइट मैप बेसिकली एक XML फाइल होती है आपके ब्लॉग में या आपकी वेबसाइट में। आपने जितने भी नंबर ऑफ पोस्ट लिखे होंगे, जितने भी नंबर ऑफ पेजेस लिखे होंगे, सबका एक यूनिक लिंक बनता है। जैसे ये वाला पोस्ट है, इसका यूनिक लिंक अलग है, इसका लिंक अलग है, इसका लिंक अलग है। जितने भी पोस्ट आप लिखोगे सबके अपने अपने लिंक बन जाएंगे। साइट मैप फाइल में वो सारे लिंक लिस्टिकल फॉर्मेट में पुट हो जाते हैं। गूगल रीड कर पाता है कि एक्चुअल में आपके ब्लॉग पे howtosearch.in पे एक्चुअल में कितने ब्लॉग पोस्ट अवेलेबल हैं। तो साइट मैप फाइल गूगल को बताती है कि कितने नंबर ऑफ लिंक्स आपके ब्लॉग पे, आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। तो आपको साइट मैप फाइल खुद से क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ये प्लगइन आपके लिए ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है। ये सारे ऑप्शन को सिलेक्टेड रखे रहने देना, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, दैट्स इट। इसके बाद जो भी ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्टेड है सेव एंड कंटिन्यू कर दो एंड देन रिटर्न टू डैशबोर्ड। बस हमने प्लगइन को प्रॉपर तरीके से सेटअप कर लिया है। यहाँ पे कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। ये रैंक मैथ SEO का डैशबोर्ड ओपन है, कुछ भी मत करना। अब मुझे इस पोस्ट को SEO के हिसाब से ऑप्टिमाइज करना है ताकि ये पोस्ट गूगल पे रैंक हो सके। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे। प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद आपको एडिट विद एलिमेंटर पे जाना है। अब जब आप रैंक मैथ प्लगइन को इंस्टॉल कर लोगे, एक्टिवेट करोगे, तो यहां पे एक नया ऑप्शन दिखाई देगा SEO, क्लिक करो। ये सारे ऑप्शंस आपके सामने इनेबल हो जाते हैं। अब रैंक मैथ प्लगइन एक्चुअल में करता क्या है? रैंक मैथ प्लगइन आपके इस पोस्ट को पूरा रीड करेगा। पहले रीड करने के बाद ये आपको बताएगा कि इस पोस्ट में क्या क्या कमी है, किस किस चीज की कमी है जिनको आपको फिक्स करना है, तब ये पोस्ट आपका SEO फ्रेंडली बनता है। और रैंक मैथ प्लगइन आपके पोस्ट को बेसिकली 100 में से कुछ मार्क्स देता है। लेफ्ट हैंड साइड पे देखो ये प्रीव्यू लिखा है, अभी इसने 100 में से सिर्फ 11 मार्क्स दिए हैं और रेड कलर आ रहा है, मतलब हमारा पोस्ट SEO फ्रेंडली नहीं है, गूगल पसंद नहीं करेगा। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना पड़ता है, आपका जो मेन कीवर्ड है बेस्ट रेफ्रिजरेटर इन इंडिया 2023, मान लो ये हमारा मेन कीवर्ड है, तो आपको इस कीवर्ड को पुट करना होता है फोकस कीवर्ड वाले बॉक्स में। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं फोकस कीवर्ड क्या होता है। जैसे ही मैंने फोकस कीवर्ड यहां पुट किया, देखो स्कोर अपडेट हो गया, सीधा 11 से 53 आउट ऑफ 100 हो गया। तो फोकस कीवर्ड से बेसिकली रैंक मैथ प्लगइन समझ जाएगा कि भाई ये पोस्ट जो है ना, ये इस कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज करना है। जैसे ही आपने कीवर्ड पुट किया, रैंक मैथ ने फिर से आपके इस पोस्ट को रीड किया, तो अब इसने बताया कि आपकी पोस्ट में किन किन चीजों की कमी है। तो सबसे पहली चीज आप क्या करोगे, इस प्रीव्यू में जाओगे, एडिट स्निपेट पे क्लिक करोगे, गूगल पे इसी तरह का रिजल्ट आपको दिखाई देता है ना। तो इसको आपको थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। जैसे कि टाइटल, ये टाइटल कहलाता है बेस्ट रेफ्रिजरेटर इन इंडिया 2023, ये टाइटल है। वैसे तो ठीक है क्योंकि यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स यूज किए गए हैं, बट आप मैनुअली अपना मेन कीवर्ड यहाँ पे पुट करना, हमेशा मेन कीवर्ड टाइटल में जरूर रखें, आपकी रैंकिंग अच्छी आएगी। आगे आप थोड़ा बहुत कुछ और भी लिख सकते हो। यहाँ पे कैरेक्टर्स की लिमिट होती है 33 है ना, मतलब अभी तक हमने 33 कैरेक्टर्स यूज किए हैं। आप थोड़ा बहुत और लिख सकते हो, बेस्ट इन दी इंडस्ट्री, ऐसा कुछ, ये ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। टॉप 5 रेफ्रिजरेटर्स, टॉप 5 FRIGERATORS, ठीक है, तो ऐसा भी कुछ लिख सकते हैं। अभी भी देखो 53 कैरेक्टर्स में ही आता है, मतलब 60 के अंडर ही आता है, तो ठीक है। ये परमा लिंक बेसिकली क्या होता है, इस पोस्ट के एक्चुअल लिंक, जो ये हमारा पोस्ट है ना, कहाँ गया, एक बार होम पेज ओपन करते हैं, ये वाला पोस्ट है, ये जो है ना सबसे ऊपर पूरा लिंक आ रहा है, ये बेसिकली इस पोस्ट का परमा लिंक कहलाएगा। और सिर्फ इतना पार्ट, ये जो लिखा है ना बेस्ट रेफ्रिजरेटर इन इंडिया 2023, ये बेसिकली स्लग कहलाता है, SLUG स्लग, इसे हम सिर्फ स्लग कहेंगे। और पूरे लिंक को हम कहते
कहते हैं परमालिंक। ठीक है, तो अभी राइट नाउ यहाँ पे परमालिंक में मेन कीवर्ड होना बेहद जरूरी है। अभी देखो यहाँ पे 75 की लिमिट ये कहता है कि 75 कैरेक्टर्स तक आपको यूज करना चाहिए, बट आप 76 तक पहुंच गए हो। तो हम एक काम कर सकते हैं, ईयर यहां से हटा भी सकते हैं। ईयर को इतना मैंडेटरी नहीं है, जो प्लगइन कहेगा वही काम करेंगे। तो देखो ग्रीन हो गया, इससे पहले रेड था। देन डिस्क्रिप्शन। अभी डिस्क्रिप्शन क्या चीज होती है, इसे हम कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। गूगल पे आपने देखा होगा जब भी कोई आर्टिकल रैंक करता है, जैसे ये वाला आर्टिकल रैंक कर रहा है ना, एक बार वापस चलते हैं, तो यहाँ पे ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये वाला टेक्स्ट, इसे हम मेटा डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं, डिस्क्रिप्शन भी कह सकते हैं। इसमें भी आपका कीवर्ड आना चाहिए। थोड़ा सा टेक्स्ट होता है जो रिप्रेजेंट करता है, गूगल को बताता है भाई कि ये पोस्ट किस बारे में है। तो यहां पे आप ऐसा कुछ लिख सकते हो, इन दिस ब्लॉग पोस्ट यू विल गेट द कंप्लीट लिस्ट ऑफ बेस्ट रेफ्रिजरेटर्स इन इंडिया 2023। आई हैव लिस्टेड आउट टॉप 5 बेस्ट रेफ्रिजरेटर्स इन इंडिया फॉर यू। ठीक है, ऐसा कुछ लिख दिया। तो जो मेरा मेन कीवर्ड है ना, बेस्ट रेफ्रिजरेटर्स इन इंडिया 2023, इसको मैंने नेचुरल तरीके से इस पूरे डिस्क्रिप्शन में पुट कर दिया है। और मैंने फिर से बेस्ट रेफ्रिजरेटर कीवर्ड यूज कर लिया है। मतलब ये बेस्ट रेफ्रिजरेटर के लिए भी मेरा पोस्ट कहीं ना कहीं रैंक हो सकता है, बट मेन कीवर्ड तो मेरा आ ही गया। ठीक है, इतना करने के बाद आपको इस पॉपअप को बंद कर देना है। स्कोर 52 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो बेसिक एसईओ में यहाँ पे काफी सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। पहला पॉइंट है, ग्रीन टिक से मार्क है, हुरे यू आर यूजिंग द फोकस कीवर्ड इन द एसईओ टाइटल। एसईओ टाइटल मतलब ये, तो इसमें आप फोकस कीवर्ड यूज कर रहे हो, टिक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द फोकस कीवर्ड वाज नॉट फाउंड इन योर एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन। अब डबल चेक हमें करना होगा, क्या था, बेस्ट रेफ्रिजरेटर इन इंडिया 2023। इसमें फिर से देखते हैं, बेस्ट रेफ्रिजरेटर्स कर दिया है मैंने, है ना, रेफ्रिजरेटर होना चाहिए, बिल्कुल 100% वही कीवर्ड होना चाहिए। अब फिर से बंद करो, देखो स्कोर ऑप्टिमाइज हो गया, 54 हो गया। मतलब एक एक लेटर भी यहाँ पे मायने रखता है। रेफ्रिजरेटर होना चाहिए, तो रेफ्रिजरेटर्स मैंने कर दिया था। देखो ये पॉइंट मार्क हो गया। अब क्या कह रहा है, द फोकस कीवर्ड वाज नॉट फाउंड इन द यूआरएल। यूआरएल में फोकस कीवर्ड नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है, अभी मैं इसको फिक्स करना आपको बताऊंगा। एक पॉइंट यहां पे और ऐड कर देता हूं मैं, जो बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिक्सिंग परमालिंक स्ट्रक्चर, है ना। जो चीज़ें देखो मुझे याद आती है ना, मैं आपको जरूर बताता हूँ, कोई चीज़ मैं मिस नहीं करना चाहता। आपको अधूरा नॉलेज नहीं मिलना चाहिए। इसी बात पे प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अब फोकस कीवर्ड अभी यूआरएल में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है। यूआरएल मतलब क्या है, ये जो परमालिंक वाला स्ट्रक्चर था ना, इसकी बात कर रहा है। यहाँ पे हमने तो पुट कर दिया है, हाइफन लगा के 2023 पुट करना चाहिए, क्योंकि हमारा मेन कीवर्ड यही था। अभी चलो इसको यही पुट कर देते हैं। यहाँ पे जो लिखा है ना 76 75 को अभी इग्नोर कर दो, आप छोड़ दो। तो यहाँ पे फिलहाल एसईओ के हिसाब से फोकस कीवर्ड हमारा यूआरएल में आ गया। अब क्या कह रहा है, द फोकस कीवर्ड डजंट अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ योर कंटेंट। अब इसका मतलब क्या है, कंटेंट ये कहलाएगा, कह रहा है जो आपने कंटेंट लिखा है ना, उसमें स्टार्टिंग में कहीं पे भी फोकस कीवर्ड नहीं दिख रहा है। तो आप जो अपनी पोस्ट लिखोगे उसमें फर्स्ट पैराग्राफ में कहीं ना कहीं अपना फोकस कीवर्ड जरूर इंक्लूड करो। ऐसा कुछ लिख सकते हो, हियर आर द बेस्ट रेफ्रिजरेटर इन इंडिया, है ना, और ऐसा कुछ कर सकते हो 2023, और फिर आप फुल स्टॉप लगा दो। तो कहीं ना कहीं मैंने नेचुरल तरीके से अपना कीवर्ड यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है। फिर से एक बार स्कोर चेक करते हैं। आप पहले इन डॉट्स पे क्लिक करना, फिर एसईओ पे जाना, देखते हैं स्कोर इंप्रूव हुआ कि नहीं। देखो स्कोर इंप्रूव हो गया। क्या कह रहा है, द फोकस कीवर्ड अपीयर्स इन द फर्स्ट 10% ऑफ द कंटेंट, है ना, स्टार्टिंग 10% कंटेंट में हमारा फोकस कीवर्ड आ गया। दूसरी चीज, द फोकस कीवर्ड वॉज फाउंड इन द कंटेंट, दूसरा पॉइंट भी फुलफिल हो गया। पहले 10% में भी फोकस कीवर्ड आ रहा है और कंटेंट में भी फोकस कीवर्ड अवेलेबल है। तो दो पॉइंट को सिर्फ एक लाइन ने ही मात दे दी है। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट क्या है वो भी समझते हैं। योर कंटेंट इज 429 वर्ड्स लॉन्ग, कंसीडर यूजिंग एटलीस्ट 600 वर्ड्स। कह रहा है कि आपने जो कंटेंट यहां पे लिखा हुआ है ना, सिर्फ 429 वर्ड का है, कम से कम 600 वर्ड का आर्टिकल जरूर लिखो। अभी स्कोर चेक करते हैं, 61 हो गया है, तो 600 वर्ड का आर्टिकल एटलीस्ट होना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे अब मैं चैट जीपीटी से एक्स्ट्रा कंटेंट तो नहीं राइट करवाऊंगा, जो हमारा कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है ना, इसे सिंपली डुप्लीकेट कर लेते हैं, ताकि जो नंबर ऑफ वर्ड्स है एटलीस्ट वो फुलफिल हो सके। मैं सिंपली इसे चलो डुप्लीकेट कर देता हूं एक दो बार और। ये सिर्फ इसलिए ताकि जो एसईओ वाला प्लगइन है वो रीड कर सके कि हाँ भाई अब जो नंबर ऑफ वर्ड्स हैं वो 600 क्रॉस हो चुके हैं, ताकि प्रॉपर एसईओ के हिसाब से ये फुलफिल हो जाए। बट आप अपना रियल कंटेंट ही लिखोगे। फिर से चलते हैं एसईओ पे, देखते हैं अभी 600 वर्ड का हुआ या नहीं हुआ। अभी 561 वर्ड्स ही हुआ है।
तो एक काम करते हैं, एक पैराग्राफ को और डुप्लीकेट कर देते हैं, बट आप अपना रियल कंटेंट ही लिखना, ठीक है। बार बार कहूंगा मैं आपसे, ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं डुप्लीकेट कर रहा हूं। देखो ऑल गुड है ना, 614 वर्ड का हो गया है, बट एक अच्छा ब्लॉग पोस्ट तभी कहलाता है जब उसमें एटलीस्ट 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखा हो। तो आप कोशिश करें जब भी आप कंटेंट लिखें कम से कम 1000 वर्ड का हो। जितना ज्यादा लॉन्ग कंटेंट आप लिखोगे उतना ही बढ़िया वो रैंक भी करेगा, ठीक है। एडिशनल में चलते हैं, कुछ और पॉइंट्स हैं यहाँ पे, जैसे कि द फोकस कीवर्ड वॉज नॉट फाउंड इन सब हेडिंग लाइक H2, H3, H4। यहाँ पे कोई भी आपने ऐसी सब हेडिंग यूज नहीं की है जिसमें आपने फोकस कीवर्ड लिया हो। तो यहाँ पे जैसे ये है ना, रेफ्रिजरेटर लिखा, टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेटर, हम यहाँ पे ऐसा कुछ लिख सकते हैं, बेस्ट रेफ्रिजरेटर इन इंडिया 2023, और फिर आगे टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेटर, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हेडिंग में कहीं ना कहीं हमारा मेन कीवर्ड भी आ गया। फिर से SEO स्कोर चेक करते हैं, 66 हो गया है ना, अभी इसने रीड किया है। अब देखो पहले 8 एरर थी, अब 7 हो गई। द फोकस कीवर्ड वाज फाउंड इन द सब हेडिंग्स, ठीक है, टिक हो गया। एड एन इमेज विथ योर फोकस कीवर्ड एज ऑल्ट टेक्स्ट। अब ये कह रहा है आप अपनी पोस्ट में एटलीस्ट एक इमेज ऐड करो और उस इमेज में फोकस कीवर्ड को एज अ ऑल्ट टेक्स्ट सेट करो। ये कैसे करते हैं, जैसे ये एक इमेज है, इसमें मुझे फोकस कीवर्ड को ऑल्ट टेक्स्ट के तौर पे सेट करना होगा। तो वो कैसे करेंगे, पहले इस इमेज की सेटिंग में जाते हैं। मेरा मेन कीवर्ड क्या है, इसे एक बार कॉपी कर लेते हैं ताकि बार बार मैनुअली टाइप ना करना पड़े। अब इस इमेज की सेटिंग में चलते हैं, चूज इमेज में जाएंगे, यहां पर मीडिया लाइब्रेरी ओपन हो गई है, ये इमेज सिलेक्टेड है। राइट हैंड साइड पे ये बॉक्स दिख रहा है ऑल्ट टेक्स्ट वाला, इसके अंदर आप कीवर्ड पुट कर दोगे, बस सेलेक्ट कर दो, दैट्स इट। तो इस इमेज में बैकग्राउंड में हमने कीवर्ड को एज अ ऑल्ट टेक्स्ट सेट कर दिया है। वापस SEO पे चलते हैं, स्कोर अभी देखते हैं 68 हो चुका है आउट ऑफ 100, है ना। यहां पे भी एक पॉइंट और फिक्स हो गया, 6 बचे हैं। अब अगला पॉइंट क्या है, कीवर्ड डेंसिटी इज 0.32 विच इज लो, द फोकस कीवर्ड इन कॉम्बिनेशन अपीयर्स 2 टाइम्स। अब ये कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है, देखो अप्रॉक्स 600 वर्ड का हमारा ये आर्टिकल लिखा है, 600 वर्ड के आर्टिकल के हिसाब से कीवर्ड हमने सफिशिएंट टाइम यूज नहीं किया है, 1 या 2 बार ही सिर्फ कीवर्ड आया है इस पूरे पोस्ट में, जिसकी वजह से यहाँ पे कीवर्ड डेंसिटी सिर्फ दिखा रहा है 0.32%। तो हमें कीवर्ड्स को बार बार यूज करना है अपने कंटेंट में, 3-4 बार और यूज करना पड़ेगा। आप जब रियल कंटेंट राइट करोगे तो उसमें नेचुरल तरीके से अपने कीवर्ड को बार बार इंसर्ट करना। मैं यहाँ पे जबरदस्ती इंसर्ट कर देता हूँ कहीं पे, बट जब आप रियल कंटेंट लिखोगे तो आप सही तरीके से कीवर्ड को नेचुरली अपने पोस्ट में इंसर्ट करोगे, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ बेस्ट रेफ्रिजरेटर इन इंडिया 2023, ठीक है, और इसे मैं कॉपी भी कर लेता हूं ताकि बार बार अदर पैराग्राफ्स में वैसे पेस्ट कर सकूं। तो ये मैंने कॉपी कर लिया। यहां पर भी एक काम करते हैं, एक बार और लिख देते हैं इसको, ठीक है। अभी चेक करते हैं SEO स्कोर इंप्रूव हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे चलते हैं, आई थिंक इंप्रूव हो गया है। ये कीवर्ड डेंसिटी 0.64 हो गई, अभी भी ग्रीन टिक नहीं हुआ है। 1-2 बार उस कीवर्ड को और इंक्लूड कर देता हूँ पोस्ट में। तो यहाँ पे मैंने फिर से कीवर्ड पुट कर दिया है। अभी चेक करते हैं SEO स्कोर क्या है। अभी भी कीवर्ड डेंसिटी कोई खास नहीं है, 1-2 बार और पुट कर लेते हैं कहीं पर। ये सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए है कि मैं बार बार कीवर्ड जबरदस्ती कहीं भी पुट कर दे रहा हूं, बट आप जब कीवर्ड पुट करोगे तो नेचुरल तरीके से पुट करना, बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं मैं ये, ठीक है। फिर से SEO पे चलते हैं और देखते हैं स्कोर इंप्रूव हुआ है नहीं, ठीक है, 0.94 है, 1-2 बार और यूज कर लेना। ओवरऑल ग्रीन टिक तो हो ही गया है। अब ये कह रहा है द URL इज 76 कैरेक्टर्स लॉन्ग, कंसीडर शॉर्टनिंग इट। URL का मतलब क्या है, आपकी इस पोस्ट का लिंक, ये जो बड़ा सा लिंक होता है ना ऊपर, इसे हम पोस्ट का लिंक कहते हैं। ये जो लिंक आ रहा है बहुत बड़ा है, 76 कैरेक्टर्स में आ रहा है, कह रहा है इसको छोटा करो। अब देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आपको समझना पड़ेगा। पहले इस पोस्ट को हम अपडेट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम वापस चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। अब यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को आप समझो, ये मेरा मेन डोमेन आ गया, ठीक है। मेन डोमेन के बाद लग गया /। अब जो मैंने पोस्ट राइट की है तो उससे पहले क्या क्या लग के आ रहा है, index.php लग के आ गया, ये मुझे नहीं चाहिए। ईयर 2023, 9th मंथ, 21 तारीख, मतलब जिस डेट में मैंने इस पोस्ट को पब्लिश किया है वो पूरी डेट ईयर के साथ में आ रही है। इसकी भी क्या जरूरत है, जरूरत नहीं है। ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होना चाहिए, इंडेक्स विंडेक्स सब बीच में से हट जाए, बस पोस्ट का जो URL है ना वो ऐसा होना चाहिए। मेन डोमेन आए, देन /, पर जो भी हमने ब्लॉग पोस्ट लिखा है उसके बेसिस पे उसका स्लग क्रिएट हो जाए, बस इतना होना चाहिए, है ना। तो ये कैसे फिक्स करते हैं, इसको फिक्स करने का सिंपल सा तरीका है, आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आओगे, ये सेटिंग्स है, इसमें आपको जाना होगा परमालिंक्स में, और परमालिंक में
में ये है परमालिंक स्ट्रक्चर। राइट नाउ ये कस्टम स्ट्रक्चर सिलेक्टेड है जिसमें index.php भी लगा हुआ है, ईयर, मंथ, नंबर वगैरह, डे, पोस्ट सब कुछ है यहाँ पे। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस पोस्ट नेम यहाँ पे चूज करना है। देखो स्ट्रक्चर सिंपल सा है, आपका मेन डोमेन आएगा, / के बाद जो भी आपने पोस्ट लिखी होगी उसका नाम आ जाएगा, दैट्स इट। तो ये पोस्ट नेम आपको चूज करके सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अब एक काम करते हैं, फिर से इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। एडिटिंग वाला जो एलिमेंटर का पेज था उसे रिफ्रेश करो। SEO पे चलते हैं। स्कोर देखो 71 आउट ऑफ 100 हो गया। कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे चेक करते हैं, तो एक पॉइंट हमारा और फिक्स हो गया। द URL इज 55 कैरेक्टर्स लॉन्ग, ग्रेट है ना। 76 वो हट चुका है क्योंकि index.php और जो ईयर डेट वेट आ रही थी ना वो किसी काम की नहीं थी। अब कह रहा है लिंक आउट टू एक्सटर्नल रिसोर्सेज। सिंपल सा मतलब है कुछ एक्सटर्नल लिंक बनाओ, हमसे ये कह रहा है कुछ एक्सटर्नल लिंक बनाओ। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक बटन क्रिएट करते हैं, एफिलिएट वाला बटन। मैं चाहता हूं अगर कोई भी यूजर इस पेज पे आए, इस पोस्ट को रीड करे, तो यहाँ पे एक एफिलिएट का बटन लगा हो, उस पर क्लिक करके वो अमेजन की साइट पे पहुंच जाए। जब उस प्रोडक्ट को परचेज करेगा तो मुझे कोई कमीशन मिलेगा। तो अमेजन एफिलिएट मार्केटिंग अगर आप सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। इसमें मैंने आपको पूरा एफिलिएट मार्केटिंग डिटेल में समझाया हुआ है। एफिलिएट मार्केटिंग लिंक वगैरह कैसे बनाते हैं वो सब इस वीडियो में आपको मिलेगा। हम यहाँ पे एक बटन पुट करते हैं और अमेजन की वेबसाइट को लिंक कर देंगे। amazon.com दूसरी वेबसाइट है, हमारा howtosearch.in दूसरी वेबसाइट है। अगर हम अपनी वेबसाइट पे एक बटन पुट करते हैं जिसमें एक लिंक लगाते हैं जो अमेजन की वेबसाइट का है, तो कहीं ना कहीं वो एक्सटर्नल लिंक कहलाएगा। तो बटन क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली ये बटन यहां से उठाना है, इस जगह पुट कर देना है। बटन में ऐसा कुछ लिख देते हैं, चेक ऑन अमेजोन। ठीक है, अमेजोन पे चलते हैं और यहां पर एक रेफ्रिजरेटर निकालते हैं, REFRIGERATOR। रेफ्रिजरेटर कोई सा भी एक प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, जैसे ये वाला प्रोडक्ट है वर्लपूल का, है ना। ये वर्लपूल है, इसका एफिलिएट लिंक मुझे यहाँ से मिल जाएगा सबसे टॉप पे, ये एफिलिएट लिंक है। इसके बाद वापस आते हैं एलिमेंटर पे और इस बटन में हम लिंक पुट कर देते हैं अमेजन का। ठीक है, तो ये बटन एज ए एक्सटर्नल लिंक की तरह काम करेगा। अलाइनमेंट कर दो सेंटर, बाकी स्टाइल में जाकर के यहाँ से आप कलर वलर सब कुछ चेंज कर लेना। अपडेट कर देते हैं इस पेज को और वापस चलते हैं, SEO स्कोर चेक करते हैं। अभी 77 आउट ऑफ 100 दिखा रहा है और नीचे देखो एडिशनल में सिर्फ 2 एरर सब बची हैं, है ना। हमने यहाँ पे एक एक्सटर्नल लिंक भी क्रिएट कर दिया है। एटलीस्ट 1 एक्सटर्नल लिंक विद डू फॉलो वॉज फाउंड ऑन योर कॉन्टेंट, है ना। अब दूसरी चीज क्या है, वी कुड नॉट फाइंड एनी इंटरनल लिंक इन योर कॉन्टेंट। इस पूरे कॉन्टेंट में कहीं पर भी इंटरनल लिंक नहीं है। हमने अपनी किसी दूसरी पोस्ट को लिंक अभी तक नहीं करवाया है। तो अब कैसे लिंक करवा सकते हैं, यहाँ पे नीचे हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली एक विजेट ले लेंगे, यहाँ पर एक विजेट टाइप करते हैं, ICON आइकन लिस्ट। इसे हम पुट करेंगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ तरह दिखाई देता है। 2 टैब्स को तो आप बंद कर दो, फर्स्ट वाले टैब को ओपन करते हैं और यहाँ पे ऐसा कुछ लिख सकते हैं, यू माइट बी इंटरेस्टेड इन रीडिंग दिस पोस्ट एज वेल। ठीक है, ये मैंने कर दिया। आइकन यहाँ पे चेंज कर देते हैं, यहाँ पे एक्सक्लामेशन लगा देते हैं, EXC, तो ये आगे एक्सक्लामेशन का साइन। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। इसे डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ पर आइकन को पहले डिलीट कर दो, कोई आइकन नहीं चाहिए। अब यहाँ पे किसी दूसरी पोस्ट का टाइटल हम पुट कर देते हैं, जैसे ये वाली पोस्ट है ना, तो इसको मैं सिंपली यहाँ से पहले कॉपी करूँगा और वापस चलते हैं, यहाँ पे टाइटल पुट कर देते हैं और इसमें हम उस पोस्ट का लिंक लगा देंगे। लेकिन अब एक चीज का आपको ध्यान देना है, अभी रिसेंटली हमने परमालिंक स्ट्रक्चर फिक्स कर दिया है। परमालिंक स्ट्रक्चर फिक्स करने से पहले मैंने इस वाले पोस्ट को ओपन किया था। अगर मैं इस लिंक को रिफ्रेश करूं तो यहाँ पे देखो फिक्स नहीं होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा पेज डज नॉट एग्जिस्ट। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ना, एक बार इस पेज पे इसे हटाना होगा और फिर एंटर पुश करेंगे, तब ये पोस्ट ओपन होता है। मतलब ये सारी चीज थोड़ी बेसिक वाली चीजें मैं आपको बता रहा हूं। अभी लिंक निकालने के लिए आप पोस्ट में जाओगे और यहाँ पे हमने कौन सा वाला टाइटल पुट किया है, कॉफी शॉप वाला, है ना। तो कॉफी शॉप वाली ये रही। व्यू पे राइट क्लिक करो, कॉपी लिंक कर लो और एलिमेंटर में आके यहाँ पे पेस्ट कर दो, बस दैट्स इट। तो ये एक इंटरनल लिंक की तरह काम करेगा। पेज को अपडेट कर देते हैं, वापस चलते हैं SEO में। यहाँ पर देखो 82 आउट ऑफ 100 हो गया, ग्रीन कलर हो गया, मतलब हमने काफी हद तक SEO को इम्प्रूव कर लिया है। अभी थोड़ा बहुत और अच्छा स्कोर हो सकता है अगर आप ज्यादा वर्ड्स का कंटेंट लिख दोगे। एडिशनल में एक चीज यहाँ पे दिखा रहा है, यूज कंटेंट AI टू ऑप्टिमाइज द पोस्ट। फिलहाल ये एक पेड सर्विस की तरह काम करेगा, तो इसको हमें यूज करने की जरूरत नहीं है।
अगर आप 80 स्कोर तक भी पहुंच जाते हो तो आपके ब्लॉग पोस्ट का एसईओ स्कोर अच्छा माना जाएगा। कंटेंट अगर अच्छा है तो इजीली रैंक भी कर सकता है। सो इस पूरे वीडियो में हमने सारी चीजें कवर अप कर ली हैं और फिर से एक बार रिमाइंड करवाना चाहूंगा, एलिमेंटर प्रो अगर आप लेना चाहते हो जो कि $59 का मिलता है, वो एब्सोल्युटली फ्री आपको मिल सकता है अगर आपने मेरा एफिलिएट लिंक saddamkasim.com/hostinger इस लिंक को यूज करके होस्टिंगर से वेब होस्टिंग परचेज की है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक दिया है, उसको फिलअप कर दीजिएगा। जो भी डिटेल आपसे मांगी जाएगी उसको आपको सबमिट कर देना है और विद इन 1 मिनट के अंदर आपको व्हाट्सएप पे या ईमेल पे एलिमेंटर प्रो मिल जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और अपनी कम्युनिटी के साथ में भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।